हेलो एवरीवन, होप यू आर डूइंग वेरी वेल। हमारा डेमो लेक्चर जिसमें अब हम एस एफ 530 और एस एफ 550 ये चैप्टर 5 के पेंडिंग है वो हम स्टार्ट करते हैं। लास्ट लेक्चर में हमने एस एफ 510 एस एफ 505 के क्वेश्चंस और एस एफ 510 के क्वेश्चंस देखे हैं। एस एफ 510 इनिशियल ऑडिट एंगेजमेंट्स ओपनिंग बैलेंसेस। जब पहली बार ऑडिट करते हैं तब हम ओपनिंग बैलेंसेस वेरीफाई करने रहते हैं कि ओपनिंग बैलेंसेस में कोई भी मटेरियल मिसस्टेटमेंट नहीं है जिस वजह से करंट ईयर के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स मटेरियली मिसस्टेटेड हो। और ये भी देखना रहता है कि जो ओपनिंग बैलेंसेस में अकाउंटिंग पॉलिसीज का यूज हुआ है क्या वही करंट ईयर में भी हुआ है या नहीं, और अगर उसमें कोई भी चेंजेस किए गए हैं तो वो प्रॉपरली डिस्क्लोज किए हैं या नहीं वो देखना रहता है। राइट। अब देखते हैं एस एफ 530 ऑडिट सैंपलिंग। ट्रेडिशनली पहले ऐसा किया जाता था कि 100% वेरिफिकेशन करें, सब कुछ इन डिटेल चेक किया जाए, बट अब पॉसिबल नहीं है, वॉल्यूम भी बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। और अब जो रिलायंस है वो ज़्यादातर कंट्रोल्स पे रखा जाता है कि कंट्रोल अच्छा है, इंटरनल कंट्रोल अच्छा है तो मोस्ट ऑफ द ट्रांजेक्शन्स बराबर ही होंगे। इसीलिए 100% वेरिफिकेशन से बेटर है कि आप हम सैम्पलिंग बेसिस पर चेक करें, और सिस्टम थ्रू हो चुका है तो सैम्पलिंग ही ज़्यादा एडवाइजेबल रहता है। और 100% वेरिफिकेशन करते हैं तो उसमें जनरली जो भी लोग करते हैं वो इतना अच्छे से नहीं करते हैं, क्योंकि इतना सारा वॉल्यूम देख के ही ना वहां पर मैकेनिज्म लाइक मैकेनिकल वर्क करते हैं कि बस देख रहे हैं, ठीक है, टिक टिक कर रहे हैं, बट उसमें कुछ वो समझेंगे नहीं, कुछ क्रिएटिविटी नहीं आएगी, वो अच्छे से नहीं देखेंगे। समझ में आ रहा है? इसीलिए एडवाइजेबल क्या है कि सैम्पलिंग बेसिस पर किया जाए। सैम्पलिंग डिपेंड करता है कि आप किस टाइप के क्लाइंट है, वहां पर कितना करना चाहिए। 100% से अगर हम थोड़ा सा भी कम करते हैं तो उसे सैम्पलिंग कहा जाता है। पॉपुलेशन जो भी है उसमें से थोड़ा सा भी अगर हम करते हैं, 100% चेक नहीं करते हैं, दैट इज सैम्पलिंग। और सैम्पलिंग अब जनरली होते ही है, जो रूटीन ट्रांजेक्शन है वो सैम्पल बेसिस पर ही चेक किए जाते हैं, 100% वेरिफिकेशन पॉसिबल नहीं है। सैंपलिंग करना वैसे कंपलसरी नहीं है कि आपको हर बार हर ऑडिट में सैंपलिंग करना ही चाहिए। ऐसे 500 में अलग अलग तरीके बताए हैं कि जिस तरीके से आप आइटम्स को चूज कर सकते हैं, उसमें वन ऑफ देम इज सैंपलिंग। उसके अलावा क्या है, आप 100% वेरिफिकेशन कर सकते हैं। जहां पर रिस्क बहुत ज्यादा लग रहा है कि भाई ये कुछ गलत हो सकता है, ये रिस्की एरिया है, अनयूजुअल आइटम्स है, तो उसमें आपको 100% वेरिफिकेशन करना चाहिए। कुछ कुछ जगह पर हम स्पेसिफिकली आइटम को चूज करते हैं, सिलेक्ट करते हैं कि ये आइटम्स हमें चेक करनी है, तो वो जो सिलेक्ट करते हैं आइटम्स, राइट, तो उसमें हाई वैल्यू हो सकती है, कुछ स्पेसिफिक नेचर या समझने के लिए हम कर सकते हैं, राइट, तो वो सारी चीजें हम स्पेसिफिकली सिलेक्ट करते हैं। और थर्ड पॉसिबिलिटी है कि हम सैम्पलिंग कर सकते हैं। तो एस एफ 500 में बताया कि आपको आइटम्स किस तरह से चूज करनी है जिससे आपको सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंसेस मिल पाए, और उसमें से एक सैम्पलिंग है। तो एस एफ 500 को एस एफ 530 कॉम्प्लीमेंट करता है, कम, राइट, क्योंकि एस एफ 530 कंपलसरी नहीं है, आपको हर बार ऑडिट सैंपलिंग करना कंपलसरी नहीं है, पर अगर आप सैंपलिंग कर रहे हैं तो आपको एस एफ 530 में जो गाइडेंस दिया है उसी को फॉलो करना चाहिए। मतलब कि आपको एस एफ 530 तभी फॉलो करना होगा, एप्लीकेबल होगा अगर आप सैंपलिंग कर रहे हैं तो। SF530 deals with auditors' use of statistical and non-statistical sampling when designing and selecting the audit sample, performing tests of control and test of details, and evaluating the results for the sample. SF530 में statistical और non-statistical approach बताए हैं। Statistical approach में random sampling किया जाता है, कोई भी आएंगे वो जो भी रेंज होंगी उस हिसाब से, और उसमें probability theory का भी यूज किया जाता है कि भाई ये इतने सैंपल्स हम लेंगे तो उसमें कितना रिस्क रहेगा, और उस हिसाब से वो रिस्क को अगर हमें कम करना है तो हमें कितने सैंपल्स लेने चाहिए। ये जनरली सॉफ्टवेयर्स वगैरह से होते हैं। जनरली एक्सेल में भी ऐसे इस तरीके से कर सकते हैं। एक्सेल में हम अगर रैंडम सैम्पलिंग वगैरह के फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, बट इतना एडवांस लेवल पर हम स्टैटिस्टिकल सैम्पलिंग नहीं कर सकते, उसका यूज कर सकते हैं। मेनली उसके लिए आइडिया करके एक सॉफ्टवेयर है, IDEA, उसका यूज किया जाता है। बाकी और कोई भी सॉफ्टवेयर हो सकते हैं उसमें। जनरली ये बिग फोर या फिर बड़ी फर्म्स है, उसमें सैम्पलिंग स्टैटिस्टिकल बेसिस पर किए जाते हैं, जो कंपैरेटिवली ज्यादा रिलायबल कह सकते हैं। उस हिसाब से अगर स्टैटिस्टिकल सैम्पलिंग किया है तो वो ज्यादा अच्छे होंगे। जनरली सैम्पलिंग के लिए ऐसा कह सकते हैं कि सैंपल्स नीड्स टू बी रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पॉपुलेशन। जितने भी सैंपल सिलेक्ट किए वो पॉपुलेशन के जैसे होने चाहिए। मतलब कि जितने सैंपल्स हम चेक करें, अगर सेम प्रोसीजर पॉपुलेशन के ऊपर भी करते तो हमारा जो रिजल्ट होता वो दोनों का सेम होता। तो सैंपल मस्ट बी रिप्रेजेंटेटिव टू द पॉपुलेशन, राइट। तो वो स्टेटिस्टिकल सैम्पलिंग के केसेस में ज्यादा चांसेस है कि आपके जो सैंपल्स होंगे वो
रिप्रेजेंटेटिव टू द पॉपुलेशन होंगे। बट उसके लिए ये सॉफ्टवेयर्स वगैरह चाहिए जो हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता, ये सीख नहीं सकता, इसका स्किल्स नहीं होती है, तो कई बार ये इतने बेनिफिशियल नहीं हो पाते। ये साइंटिफिक ज्यादा है, ज्यादा एडवाइजेबल है, बट स्टिल इट इज नॉट कंफर्टेबल और अफोर्डेबल फॉर एवरीवन, राइट। इसीलिए मोस्टली जो लोग करते हैं वो क्या होता है, नॉन स्टैटिस्टिकल सैम्पलिंग। मोस्टली ऑडिट फर्म्स, ऑडिटर्स है, वो नॉन स्टैटिस्टिकल अप्रोच का ही यूज करते हैं। नॉन स्टैटिस्टिकल अप्रोच में ऑडिटर का जो प्रीवियस एक्सपीरियंस है, प्रोफेशनल नॉलेज है, उस हिसाब से वो चूज करते हैं कि कितना हमें वेरीफाई करना चाहिए, कितने सैंपल्स हमें सिलेक्ट करना चाहिए। जनरली हम चेक करते हैं तो क्या करते हैं कि भाई कोई एक अमाउंट सिलेक्ट करते हैं और उस अमाउंट के ऊपर के सारे ट्रांजेक्शन्स देख लेते हैं। कुछ वेंडर्स देखते हैं, अगर परचेस के केस है तो वेंडर या एक्सपेंसेस, तो जो भी वो सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं उनका हम सॉर्टिंग वगैरह करते हैं कि कौन सा वेंडर के पास से कितना परचेज या फिर एक्सपेंसेस हुए हैं। उसके बेसिस पर हम सिलेक्ट करते हैं कि भाई ये मटेरियल वेंडर है तो उसमें से ज्यादा ट्रांजैक्शंस चेक करेंगे, इसमें से कम करेंगे, तो ये वेंडर के बेसिस पर हो सकता है। किसने अकाउंटिंग एंट्री की है उसके बेसिस पर हो सकता है, कि मतलब कि यूजर ऑफ द सॉफ्टवेयर है उसके बेसिस पर भी होता है कि इसके ऊपर डाउट लग रहा है तो इसके साथ ज्यादा ट्रांजेक्शंस में चेक करूंगा। कई बार पीरियड के हिसाब से होता है कि कुछ ऑफ सीजन, ऑन सीजन टाइम होता है तो उसके बेसिस पर सिलेक्ट किया जाता है। तो ऐसे अलग अलग हमारे पास क्राइटेरिया रहते हैं, उसके बेसिस पर हम जनरली सैम्पलिंग निकालते हैं, बट वो सैम्पलिंग हम खुद जनरली डिसाइड करते हैं, राइट। कई बार रैंडम हो सकता है कि आप एक्सेल में रैंडम की फॉर्मूला लगा दें, और अगर आपके पास इनवॉइस की रेंज है तो वो इनवॉइस की रेंज डालते तो उसमें से वो रैंडमली निकल जाएंगे। बट उसके लिए ये नेसेसरी है कि जो आपने रेंज उसमें कंसिडर की है वो रेंज नियरर होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि मतलब एक जो ट्रांजैक्शन है वो 500 रुपए का और दूसरा जो है वो 5 करोड़ का है। अगर ऐसी रेंज है तो उसमें हम डायरेक्टली रैंडम सैंपलिंग नहीं कर सकते, क्योंकि उसमें चांसेस है कि वो छोटे छोटे अमाउंट के ट्रांजैक्शन ज्यादा आ जाए जो हमारे लिए नॉन मटेरियल होंगे, और हम उसको यूज करेंगे तो कोई भी अ, अच्छा कंक्लूजन पर जो जैसे कंक्लूजन हमें चाहिए ऐसे कंक्लूजन पर हम नहीं पहुंचेंगे। सो इट इज नॉट एडवाइजेबल। तो उसको रेंज को हमें जो है वो कंपैरेटिवली नियरर होनी चाहिए, जिस इसीलिए स्ट्रेटिफाइड सैंपलिंग आपने सी एंट्री में पढ़ा होगा कि स्ट्रेटिफाइड सैंपलिंग किया जाता है, जिसमें पॉपुलेशन को सब पॉपुलेशन में डिवाइड कर दिया जाता है होमोजीनियस कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पर, और उसके ऊपर ही सैंपलिंग परफॉर्म किया जाता है। समझ में आ रहा है? तो ये होमोजीनियस सैंपलिंग, होमोजीनियस ट्रांजैक्शंस का सब पॉपुलेशन बनाएंगे, स्ट्रेटम्स बनाएंगे और उसमें से हम सैंपलिंग करेंगे, तो प्रॉब्लम होने के चांसेस कम हो जाते हैं, राइट। ये दोनों के लिए, स्टैटिस्टिकल एज वेल एज नॉन स्टैटिस्टिकल, दोनों के लिए एप्लीकेबल होता है। नॉन स्टैटिस्टिकल में कई बार प्रॉब्लम होती है क्योंकि वो साइंटिफिक नहीं है, तो पर्सनल बायस्ड बायस आ जाता है। स्पेसिफिकली आपने भी कभी कहीं ना कहीं गलती से या जानबूझकर किया ही होगा कि जो सैंपल्स हमें सेलेक्ट करने हैं तब हम देखते हैं कि भाई कितने डॉक्यूमेंट्स हैं, कितना बल्कि है, कितना टाइम जाएगा, उस हिसाब से भी कई बार हम सैंपल्स सेलेक्ट करते हैं, जो सही बात नहीं है, क्योंकि उसमें क्या हो सकता है कि उसमें कुछ मिसस्टेटमेंट है वो हमारे ध्यान में ना आए, वो रिप्रेजेंटेटिव नहीं हो, ऐसा हो सकता है वो जो भी सैंपल्स हमने सेलेक्ट किए हैं। पर ऐसी गलती हमें नहीं करनी है, वो ध्यान में रखना है। पर्सनल बायस नहीं आएगा तो नॉन स्टैटिस्टिकल सैम्पलिंग भी हमारा जो ऑब्जेक्टिव है वो फुलफिल कर सकेंगे। नॉन स्टैटिस्टिकल सैम्पलिंग जनरली सिंपल है, इजी टू ऑपरेट है, राइट। चलिए, सैम्पलिंग रिस्क अब हम समझते हैं। सैम्पलिंग रिस्क क्या होता है कि आपका जो आपने जो भी सैम्पलिंग रिस्क मतलब कि जो पॉपुलेशन है, राइट, वो कुछ अलग है, आपने जो सैंपल सेलेक्ट की है वो कुछ अलग है। मतलब कि सैंपल्स पर आपने जो भी प्रोसीजर्स की है, अगर वही सेम प्रोसीजर अगर पॉपुलेशन पर की जाती तो आपका रिजल्ट कुछ अलग होता। मतलब कि आपके सैंपल्स रिप्रेजेंटेटिव नहीं है, तो आपने सैंपल्स पर जो प्रोसीजर की उससे आप कुछ एररनेस कंक्लूजन पर आए, वो कंक्लूजन जो भी आया वो गलत है। समझ में आ रहा है? तो वो सैंपलिंग रिस्क है। तो दरअसल किस टाइप के एररनेस कंक्लूजन हो सकते हैं? क्या सर? सैंपलिंग रिस्क में बोला कि भाई हमने जो सैंपल्स सिलेक्ट किए उस पर जो प्रोसीजर की, वो अगर हम सेम पॉपुलेशन पर करते हैं तो कुछ अलग कंक्लूजन पर आते हैं। इसका मतलब ये है कि सैंपल्स पर जो हमने प्रोसेस की है वो गलत है, उसके ऊपर से जो हम कंक्लूजन पर आए वो गलत है, तो वो एररनियस कंक्लूजन है। तो सैंपल्स पर हम जो भी प्रोसेस करते हैं उसमें क्या एररनियस कंक्लूजन हो सकता है? वो ये पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट ना करे, ऐसा हो सकता है। मतलब, सॉरी, बात
फिर से बोलो। पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट हाँ ना मतलब वही सैंपलिंग रिस्क है। करें, सैंपलिंग रिस्क का बेसिक मीनिंग ही ये है, वही है। हाँ। पर किस किस तरीके से ये पॉसिबल है? दो तरीके से ये पॉसिबल है सैंपलिंग रिस्क। हम्म, मतलब कि अगर हम पॉपुलेशन जो है वो पूरा देखते ना सैंपल की जगह पर, तो हमारा शायद कुछ ओपिनियन या कंक्लूजन कुछ अलग होता। तो वो सैंपलिंग रिस्क है। अब वो तो दो तरीके से पॉसिबल है, मतलब कि सैंपल्स जो है वो हमें कैसे लग रहे हैं? सैंपल्स samples have some misstatements, but population doesn't have it. सैंपल्स में है पर पॉपुलेशन में कोई भी मिसस्टेटमेंट्स नहीं है। या फिर पॉसिबल है नो मिसस्टेटमेंट्स इन सैंपल्स, बट पॉपुलेशन में है। देयर आर इन पॉपुलेशन, यस। इन दोनों में से क्या ज्यादा रिस्की है? सेकंड वन। सेकंड, क्योंकि इससे क्या होगा, क्या बढ़ जाएगा इससे? सैम्पलिंग रिस्क। हाँ, सैंपलिंग रिस्क दोनों ही केस में है, सैंपलिंग रिस्क दोनों ही केस में है। बट ये जो सेकंड ऑप्शन है ओके। उससे और भी एक रिस्क बढ़ जाएगा, कौन सा? ऑडिट रिस्क। यस, यहाँ से इफेक्टिवनेस ऑफ ऑडिट अफेक्ट होगा। ऑडिट रिस्क क्या है? हाँ, रॉन्ग ओपिनियन देना। कब? मतलब जब है ना वो। मतलब जब भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर मटेरियली मिसस्टेटेड, और तब अगर ऑडिटर इनएप्रोप्रिएट ओपिनियन एक्सप्रेस करते हैं हाँ। ऑडिटर्स का। तो ऑडिटर्स के लिए ये नेसेसरी है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट मटेरियली मिसस्टेटेड होने चाहिए, और उस केस में ऑडिटर है वो इनएप्रोप्रिएट ओपिनियन एक्सप्रेस करे। उसका रिवर्स जो है वो ऑडिटर्स नहीं है। ऐसा नहीं हो सकता कि ऑडिटर को लगता है कि नहीं नहीं यहाँ पर मटेरियल मिसस्टेटमेंट है, जबकि एक्चुअल में वहां पर नहीं है। क्योंकि ऐसा क्लाइंट अलाउ भी नहीं करेंगे, क्लाइंट भी नहीं मानेंगे, और तो और ऑडिटर भी जनरली ऐसे कंक्लूजन पर नहीं आएगा, उतना तो उसको पता होगा ही। तो वो चांसेस इनसिग्निफिकेंट है, राइट? इसीलिए कभी भी उसको ऑडिट रिस्क नहीं कहा जाता। ऑडिट रिस्क उसी को कहा जाता है कि इंटरनल इनअप्रोप्रिएट ओपिनियन एक्सप्रेस करते हैं ऑडिटर, जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर मटेरियली मिसस्टेटेड पर उनको नहीं पता चलता। तो अगर पॉपुलेशन में मिसस्टेटमेंट्स है पर सैंपल्स में नहीं है, तो ऑडिटर तो क्या सेटिस्फाई हो जाएगा कि भाई सब कुछ बराबर है, सैंपल्स बराबर है, पूरा पॉपुलेशन बराबर होगा, और उस हिसाब से अपना ओपिनियन एक्सप्रेस कर देता है कि पर वो गलत हो सकते हैं। तो उस वजह से ऑडिट रिस्क बढ़ जाता है, इफेक्टिवनेस ऑफ ऑडिट है वो अफेक्ट होती है। समझ में आ रहा है? दूसरा ये हो सकता है कि सम मिस स्टेटमेंट्स, मतलब सैंपल्स में मिस स्टेटमेंट्स हैं बट पॉपुलेशन में नहीं है। तो उससे क्या होगा? एफिशिएंसी ऑफ ऑडिट अफेक्ट्स। उससे हम क्या करेंगे? अगर सैंपल्स में है बट पॉपुलेशन में नहीं है, तो उस केस में हम क्या करेंगे? सैंपल्स में मिस स्टेटमेंट मिलेंगे तो हम क्या करेंगे?
फर्दर प्रोसीजर करेंगे और नए सैंपल्स निकालेंगे, हाँ, ज्यादा प्रोसीजर्स पॉपुलेशन को करेंगे, चेक ज्यादा करेंगे सैंपल्स देखेंगे, बट एट द एंड क्या पता चलेगा कि कोई स्टेटमेंट नहीं है, हाँ, आगे मतलब जाके कि पता दूसरा चेक करेंगे। हमारा टाइम बिगड़ेगा, राइट? टाइम कॉस्ट सब हाँ, कुछ होगा। या इसलिए एफिशिएंसी पर इम्पैक्ट हम्म, होगा, बाकी ऑडिट रिस्क यहाँ पर कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होगा, यहाँ पर सिर्फ टाइम बिगड़ेगा। नहीं है। इससे हमारा ऑडिट रिस्क नहीं बढ़ेगा, तो वो अच्छी बात है, पर टाइम बिगड़ सकता है। तो ये दोनों ही सैंपलिंग रिस्क दोनों ही है कि अगर आपके सैंपल्स आर नॉट रिप्रेजेंटेटिव टू द पॉपुलेशन, राइट? बट अगर मिसस्टेटमेंट सैंपल्स में नहीं है और पॉपुलेशन में है तो वो ज्यादा रिस्की है। ये सैंपलिंग रिस्क ना हो वो हमें ध्यान में रखना होगा। तो ऑडिट रिस्क है, इससे बढ़ सकता है। समझ में आ रहा है? जनरली हम सैंपलिंग किस 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 प्रोसीजर में यूज कर सकते हैं? सैंपलिंग हम जनरली किस में कर सकते हैं? मतलब आप आइटम्स पूछ रहे हो फाइनेंशियल स्टेटमेंट की? नॉट आइटम्स, प्रोसीजर्स जो रहती है ना, रिस्क असेसमेंट, फर्दर ऑडिट प्रोसीजर, उसमें हाँ, वो टेस्ट ऑफ डिटेल्स में टेस्ट ऑफ देखने डिटेल्स जाए एज तो। वेल एज टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स में भी कर सकते हैं कि कंट्रोल्स भी हम वेरीफाई करते हैं। जो भी अपने आईएफसी वगैरह का अगर किया है ऑडिट वगैरह, तो उसमें भी सारे के सारे कंट्रोल्स एक साथ नहीं देखे जाते, उसमें भी सैंपल बेसिस पर किए जाते हैं। तो टेस्ट ऑफ कंट्रोल एज वेल एज ओके। टेस्ट ऑफ डिटेल्स में सैंपलिंग किया जा सकता है, राइट? ये क्वेश्चन बाद में करते हैं। सो ऑडिट सैंपलिंग, इसका स्कोप, ऑब्जेक्टिव क्या है? स्कोप: दिस essay applies when the auditor has decided to use audit sampling in performing audit procedures. ये ऐसा तभी एप्लीकेबल होगा अगर ऑडिटर सैंपलिंग करना चाहते हैं, जब भी करेंगे तब ये ऐसे 530 एप्लीकेबल हो जाएगा। It deals with auditors use of statistical and non-statistical sampling. Objective: to provide a reasonable basis for the auditor to draw conclusion about the population from which the sample is selected. सैंपल्स जिसमें से भी जिस पॉपुलेशन में से हमने सिलेक्ट किए हैं, उसमें से हमें जो कंक्लूजन निकालना है वो हम वहां तक पहुंच पाए, पॉपुलेशन में कंक्लूजन पर पहुंचे, वही हमारा ऑब्जेक्टिव है इस हिस्से का। Definition of audit sampling: the application of audit procedure to less than 100% of items within a population of audit relevance, such that all the sampling units have a chance of selection in order to provide the auditor with a reasonable basis on which to draw conclusion about the entire population. हम less than 100% verification करते हैं from the entire population, right? जो भी relevant है, जो sampling units मतलब कि जो जो item है, each and every item of population is considered as sampling unit। उन सभी का टोटल होकर पॉपुलेशन बनता है और उसमें से जो हम सिलेक्ट करते हैं वो सैंपल्स बनते हैं। तो सभी सैंपलिंग यूनिट को इक्वल अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग सिलेक्टेड मिले, ताकि वो रिप्रेजेंटेटिव बन सके और उस सैंपलिंग के बेसिस पर हम पूरे पॉपुलेशन के ऊपर अपना कंक्लूजन पर पहुंचे, वही ऑडिट सैंपलिंग है, राइट? ये आप ऑडिट सैंपलिंग की डेफिनेशन है या फिर ये ऑब्जेक्टिव स्कोप है, वो आप नहीं पढ़ेंगे तो चलेगा, क्योंकि इतना ज्यादा हम एग्जाम टाइम पर नहीं पढ़ पाते हैं। सैंपल डिजाइन, साइज एंड सिलेक्शन ऑफ आइटम ऑफ टेस्टिंग। सैंपल डिजाइन क्या कैसे करेंगे, साइज वगैरह डिपेंड करते हैं अलग अलग फैक्टर्स के ऊपर, और हम आइटम टेस्टिंग करेंगे सिलेक्ट जो भी किया है उसके ऊपर। While designing audit sample, the auditor shall consider the purpose of the audit procedure and the characteristics of the population. जब भी हम ऑडिट सैंपल डिजाइन करते हैं तब हमें ये ध्यान में रखना है कि हमारा पर्पस क्या है, किस पर्पस के लिए हम ऑडिट प्रोसीजर्स कर रहे हैं, राइट? अलग अलग ऑडिट प्रोसीजर्स जो भी हम करते हैं, इंस्पेक्शन जो भी है, इंस्पेक्शन, ऑब्जर्वेशन है, एक्सटर्नल कंफर्मेशन है, रिकैलकुलेशन है, रीपरफॉर्मेंस है, एनालिटिकल प्रोसीजर और इंक्वायरी है। अब देखिए, एनालिटिकल प्रोसीजर में तो हम सैम्पलिंग नहीं कर सकता है, उसमें हमें 100% डेटा पर ही करना है। इंक्वायरी में भी कोई सैम्पलिंग जैसे कुछ नहीं हो सकता, वो तो जो चीजें जरूरी है वो हम करेंगे, राइट? रिकैलकुलेशन में भी हम सैम्पलिंग नहीं कर सकते, उसमें अगर हम कोई भी चीज के लिए कैलकुलेट कर रहे हैं तो वो सब कुछ 100% ही कैलकुलेट करना पड़ेगा। हाँ, किस किस चीज पर रिकैलकुलेशन करना है वो हम डिसाइड कर सकते हैं। तो जनरली बाकी की सारी चीजें, स्पेसिफिकली इंस्पेक्शन है, ऑब्जर्वेशन है, राइट, या फिर
एक्सटर्नल कंफर्मेशन वगैरह है तो उसमें सैंपलिंग किया जाता है। तो उसका पर्पस क्या है, कौन से एसेशंस के लिए हम ये चीज कर रहे हैं, वो हमें ध्यान में रखना है और उसके बेसिस पर डिसाइड करेंगे कि कितना किस तरीके के सैंपल्स हमें डिसाइड करने हैं। राइट, हमारा जो पर्पस है वो हमें कंसिडर करना चाहिए। कई बार हम ज्यादा अमाउंट जो है उसको चेक करते हैं कि वो अमाउंट बराबर है या नहीं, कई बार वो एग्जिस्ट करते हैं या नहीं वो आइटम, वो चेक करने के लिए हो सकता है। और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द पॉपुलेशन क्या है, पॉपुलेशन कैसे है, वो भी हमें कंसिडर करना है। पॉपुलेशन भी रिलायबल, रिलेवेंट और कंप्लीट होनी चाहिए, उसी के बेसिस पर हम अच्छे से सैंपलिंग कर पाएंगे। तो ये ऑडिट सैंपलिंग की डिजाइन इसके ऊपर डिपेंड करेगी। सेकंड, द ऑडिटर शैल डिटरमाइन सैंपल साइज सफिशिएंट टू रिड्यूस सैंपलिंग रिस्क टू एन एक्सेप्टेबली लो लेवल। आप जो भी सैंपल साइज सिलेक्ट करते हैं वो इतनी सफिशिएंट होनी चाहिए ताकि आपका सैंपलिंग रिस्क हो सके उतना कम हो सके। राइट, सैंपलिंग रिस्क जितना हमें कम करना है उसके लिए हमें सैंपल साइज इंक्रीज करनी रहेगी। समझ में आ रहा है? तो वो इतनी तो सफिशिएंट होनी ही चाहिए ताकि हमारा जो सैंपलिंग रिस्क है वो कम हो सके, एक्सेप्टेबली लो लेवल पर हम पहुंच सके। राइट, and the auditor shall select items for the sample such that each sampling unit in the population has a chance of selection। और उस सैंपल ऐसे होने चाहिए हमारे कि जिससे जो सैंपल्स हमारे ऐसे होने चाहिए कि जिससे वो पूरे पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करे। राइट, तभी सैम्पलिंग रिस्क है वो कम हो सकेगा। राइट, तो सभी सैम्पलिंग यूनिट्स को इक्वल अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग सिलेक्टेड मिलनी चाहिए, वो हमें ध्यान में रखना होगा। तो ये तीन चीजें कंसिडर करनी है। इन डिटेल हमने सी एंटर में पढ़ा हुआ है कि सैंपल साइज किस तरह से डिपेंड करते हैं। तो वो अलग अलग फैक्टर्स होते हैं कि भाई रिस्क कितना है, इंटरनल कंट्रोल के ऊपर हमें कितना रिलाई करना है, उसके बेसिस पर टेस्ट ऑफ कंट्रोल के सैंपल डिसाइड होते हैं। रिस्क कितना है वो कम करना है तो उसके बेसिस पर टेस्ट ऑफ डिटेल्स की सैंपल साइज डिसाइड होती है। जितना रिस्क ज्यादा लग रहा है उतना ज्यादा हमें सैंपल साइज रखना चाहिए, जितना रिस्क हमें कम करना है या राइट तो उसके हिसाब से हमें ज्यादा सैंपल साइज चाहिए। समझ में आ रहा है? फिर टॉलरेबल एरर रेंज कितनी है कि भाई आप कितना टॉलरेट कर सकते हैं। वो टॉलरेबल एरर रेंज जो है अगर वो ज्यादा है तो हमारा सैंपलिंग कम होगा, अगर वो टॉलरेबल एरर रेंज कम है तो हमें ज्यादा चेक करना होगा। हमारा डिजायर्ड लेवल ऑफ अश्योरेंस क्या है, वो कितना अश्योरेंस चाहिए, जितना अश्योरेंस हमें ज्यादा चाहिए उतने हमें सैंपल्स ज्यादा सेलेक्ट करने होंगे। तो ऐसे बहुत सारे फैक्टर्स हमने सी इंटर में पढ़े थे, तो उसके बेसिस पर सैंपल साइज है वो डिसाइड की जाती है। राइट, अब जो भी सैंपल्स हमने सिलेक्ट कर लिए उसके ऊपर हम ऑडिट प्रोसीजर्स परफॉर्म करेंगे। तो वो कैसे करेंगे? The auditor shall perform appropriate audit procedure on each item selected। जितनी भी आइटम्स हमने एज ए सैंपल सिलेक्ट की है उसके ऊपर हम ये सारे प्रोसीजर्स करेंगे। If audit procedure is not applicable on the selected item, apply the procedure on a replacement item। जब भी ऑडिट प्रोसीजर करना उस आइटम के ऊपर पॉसिबल नहीं है, मतलब कि एप्लीकेबल नहीं है, तो उस केस में हम क्या करेंगे, रिप्लेस करेंगे, उस आइटम को रिप्लेस करेंगे। हमारे पास सैंपल्स जो भी हमने सैंपल सिलेक्ट किए हैं अगर वो अवेलेबल नहीं है तो उस केस में हम रिप्लेस नहीं करेंगे। बट अगर वो जो भी सैंपल के लिए जो भी हमने चूज किया था, जो भी नॉइज या जो भी ट्रांजेक्शन, उसके ऊपर हमें जो प्रोसीजर करनी है वो अगर एप्लीकेबल नहीं है तो हम उसे रिप्लेस करेंगे। जो हमारा पर्पस था, जिस वजह से हमने ये सैंपल सिलेक्ट किए थे, बट गलती से कोई और सैंपल सिलेक्ट हो चुका, तो उस केस में हम क्या करेंगे, हम उस केस में रिप्लेस कर देंगे आइटम को। समझ में आ रहा है? हमें हमें फॉर एग्जांपल किसी एक टाइप के जो भी मतलब लाइक इंपोर्ट और डोमेस्टिक परचेज है, डोमेस्टिक परचेज वो बहुत ही कम है तो उसके ऊपर हमें रिस्क नहीं लग रहा है, हमें इंपोर्ट बहुत ज्यादा है तो उसके ऊपर रिस्क लग रहा है। और गलती से हमने जो सैंपल सिलेक्ट किया है वो इंपोर्ट की जगह पर डोमेस्टिक परचेज का है। तो उस केस में हम क्या कर सकते हैं, डोमेस्टिक परचेज जो किया हुआ है उसमें देख लेंगे कि भाई कुछ गलत नहीं है ना, उसके बाद उसको हम रिप्लेस कर देंगे और इंपोर्ट वाला और एक सैंपल है वो सिलेक्ट कर लेंगे, ताकि हमारा जो इंपोर्ट के लिए प्रोसीजर करनी है वो हमारा अच्छे से हो पाए। समझ में? तो वहां पर हम रिप्लेस कर सकते हैं। राइट, if the auditor is unable to apply the designed audit procedure to a selected item, treat that item as a deviation from the prescribed control in case of a test of controls or a misstatement in the case of test of details। अगर ऑडिटर है वो unable to apply डिजाइंड ऑडिट प्रोसीजर, हम वो प्रोसीजर नहीं कर सकते हैं, मतलब कि जो ट्रांजैक्शन सिलेक्ट किया था वो ट्रांजैक्शन के कोई डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल नहीं है, वो बोलते हैं कि भाई कुछ मतलब गायब हो गए, पता नहीं, मिल नहीं रहा है वो डॉक्यूमेंट्स, इसी फाइल में रखा था बट अभी नहीं मिल रहा है, पूरी फाइल्स देख रही, पूरा स्टोरेज देख लिया बट वो नहीं मिल रहा है। तो उस केस को हम ऐसा नहीं करेंगे कि चलो कोई बात नहीं, ये ये ट्रांजैक्शन नहीं है तो हम दूसरा देख लेंगे, वहां पर हम रिप्लेस नहीं कर सकते।
क्योंकि एज पर एस 500 एब्सेंस ऑफ ऑडिट एविडेंस इज आल्सो एन एविडेंस, राइट? अगर ऑडिट एविडेंस अवेलेबल नहीं है वो भी एक ऑडिट एविडेंस है, क्योंकि उस हिसाब से हम क्वालिफाइड या फिर डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन भी दे सकते हैं अगर उससे पॉसिबल मिसस्टेटमेंट है, वो हमें मटेरियल लग रहा है तो एब्सेंस ऑफ evidence is also an evidence, even contradictory evidences are also evidences, right? तो ये सारी चीजें भी करनी है क्योंकि उस बेसिस पर शायद हमारा मॉडिफाइड ओपिनियन एक्सप्रेस करने की जरूरत पड़ सकती है, तो वो हमें कंसिडर करना है। तो जहां पर भी जो आपको ऑडिट प्रोसीजर करनी है वो आप अगर नहीं कर सकते हैं तो वहां पर हम रिप्लेस नहीं करेंगे, वहां पर हमें देखना होगा कि इसकी मटेरियलिटी वगैरह क्या है। उसे अगर टेस्ट ऑफ कंट्रोल कर रहे हैं और उसमें पॉसिबल नहीं है तो वहां पर उसे डेविएशन कंसिडर करेंगे, और अगर वो सब्सटेंटिव प्रोसीजर कर रहे हैं, टेस्ट ऑफ डिटेल्स करते हैं, तो उस केस में उसको मिस स्टेटमेंट कंसिडर करेंगे। अगर वो मटेरियल है तो उसके बेसिस पर कंक्लूजन पर आएंगे। हाँ, टेस्ट ऑफ कंट्रोल में डेविएशन है उसका मतलब ये नहीं है कि हम ओपिनियन है जो अपना वो मॉडिफाई करें। डेविएशन है कंट्रोल में, बट अगर कोई भी मिसस्टेटमेंट नहीं है उस वजह से तो हम मॉडिफाइड ओपिनियन एक्सप्रेस नहीं कर सकते। बट अगर टेस्ट ऑफ डिटेल्स में कुछ भी ऐसी चीज है गलत है तो मिसस्टेटमेंट्स कंसिडर किया जाएगा, और उस मिसस्टेटमेंट की वजह से हमारा जो ओपिनियन है वो मॉडिफाइड ओपिनियन हो सकता है, राइट? तो ये चीज हमें कंसिडर करनी है जब भी हम ऑडिट सैंपलिंग पर प्रोसीजर्स परफॉर्म करेंगे। तो सारे ही सैंपल्स पर ये प्रोसीजर्स परफॉर्म की जाएगी। अगर उस जो सैंपल्स है उसके ऊपर वो पॉसिबल नहीं है, सॉरी पॉसिबल नहीं, एप्लीकेबल नहीं है वो प्रोसीजर, तो उसको रिप्लेस करेंगे एक बार चेक करने के बाद। और अगर जो भी सैंपल्स है वो अवेलेबल नहीं है या फिर अनेबल टू अप्लाई एनी प्रोसीजर, तो उस केस में हम शायद मॉडिफाइड ओपिनियन भी दे सकते हैं, राइट? अदर पॉइंट्स ऑफ कंसिडरेशन, the auditor shall investigate the nature and cause of deviation or misstatements identified and evaluate its possible effect. जो भी हमें डेविएशन मिले हैं या फिर मिसस्टेटमेंट्स मिले हैं तो उसका नेचर वगैरह हमें देखना है और उसके रीजंस क्या है। और सिमिलर टाइप ऑफ मतलब कि जिसके भी डेविएशन मिले हैं या फिर मिसस्टेटमेंट मिले हैं वो सिमिलर टाइप ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स वाले ट्रांजैक्शन में ही मिले हैं। मतलब कि एक वेंडर के पास से जो परचेज किया था उसके परचेज में ही ज्यादातर मिसस्टेटमेंट्स मिले हैं, एक अकाउंटेंट ने जो एंट्रीज की थी उसमें ही ज्यादा मिसस्टेटमेंट्स मिले हैं। तो अगर कुछ भी सिमिलर ट्रांजैक्शन है तो वो हमें देखने होंगे, क्योंकि उसके बेसिस पर हम वहां पर फ्रॉड रिस्क है या नहीं वो भी कंसिडर कर सकते हैं। तो नेचर एंड कॉज ऑफ डेविएशन और मिसस्टेटमेंट है उसको हमें आइडेंटिफाई करना है। When a deviation or a misstatement is considered as anomaly, anomaly मतलब कि वो रूटीन नहीं है, वो रेयर केसेस में पॉसिबल हुआ है, एबनॉर्मल है, तो उसके बेसिस पर पूरे ही पॉपुलेशन में ऐसे मिसस्टेटमेंट्स नहीं होंगे, वो कभी कभार हो चुका है वाली चीज है। तो अगर कोई भी एनोमली मिसस्टेटमेंट है तो उसके बेसिस पर हम पूरे पॉपुलेशन पर, सैंपल के बेसिस पर पूरे पॉपुलेशन में मिसस्टेटमेंट प्रोजेक्ट नहीं करेंगे। The auditor shall perform audit procedures to obtain high degree of certainty that it is not representative of the population. सबसे पहले यही देखना है कि एनोमली जो अगर हमें लग रहा है कि भाई एबनॉर्मल है, मैनेजमेंट भी ऐसा बोल रहा है कि ये पूरे पॉपुलेशन में नहीं होगा, ये तो बहुत ही रेयर केसेस में ऐसा हुआ होगा, वो कोई रीजन था, पर्टिकुलर टाइम पीरियड, पर्टिकुलर पर्सन था, बट अब वो नहीं होगा, तो उसे एनोमली ट्रीट करना है। तो उसके पहले हमें ये देखना है कि वो सच में रिप्रेजेंटेटिव टू द पॉपुलेशन नहीं है, राइट? For test of details, the auditor shall project misstatements found in the sample to the population. टेस्ट ऑफ डिटेल्स अगर हम करेंगे तो उसके बेसिस पर हम पूरे पॉपुलेशन में प्रोजेक्ट करेंगे कि भाई कितना यहाँ पर मिसस्टेटमेंट्स हैं। जनरली ऐसा ही करते हैं ना कि भाई 10 सैंपल्स अगर हमने चेक किए हैं, सॉरी 100 सैंपल्स हमने अगर चेक किए हैं और उसमें से ये सैंपल्स हैं, उसमें से जो हमें मिसस्टेटमेंट मिले हैं, राइट, वो 10 में मिले हैं, तो हम क्या अज्यूम कर लेंगे कि भाई 10% ऑफ पॉपुलेशन में बी मिसस्टेटेड, 10% अराउंड पॉपुलेशन होगी वो मिसस्टेटेड होगी। तो क्या ये 10% मिसस्टेटमेंट हमारे लिए मटेरियल है या नहीं वो हमें कंसिडर करना होगा, और उसके बेसिस पर हम अपना ओपिनियन है वो एक्सप्रेस करेंगे। तो टेस्ट ऑफ डिटेल्स के केस में हम ये प्रोजेक्शन करेंगे। टेस्ट ऑफ कंट्रोल में ये करने की जरूरत नहीं है क्योंकि उसमें जो रेट ऑफ डेविएशन है दैट इज इन परसेंटेज टर्म्स ओनली, कि भाई ये इतना डेविएट कर रहा है, दैट रेट इटसेल्फ प्रोजेक्शन, तो उसमें अलग से पॉपुलेशन के ऊपर प्रोजेक्शन करने की जरूरत नहीं है। The auditor shall evaluate the results of the sample and whether the use of audit sampling has provided a reasonable basis for conclusion about the population tested. ऑडिटर को इवेल्युएट करने हैं रिजल्ट्स को, और ये देखना है कि जो भी हमने सैंपलिंग जिस भी तरीके से किया है क्या वो रीजनेबल बेसिस है फॉर
कंक्लूजन ऑन द पॉपुलेशन, जो पॉपुलेशन के ऊपर हमें कंक्लूजन चाहिए उसके लिए वो रीजनेबल बेसिस है या नहीं वो हमें कंसिडर करना होगा, राइट। तो ये ऑडिट सैम्पलिंग के बारे में था। इसी आपको सी इंटर में बहुत ही इन डिटेल समझाया हुआ है तो उसको तो कंसिडर करना ही है। यहाँ पर सिर्फ बेसिक चीजें जो जरूरी है वो ही दिया है, उसमें तो अपने किस किस तरीके से हम सैम्पलिंग वगैरह कर सकते हैं वो सब कुछ समझा था, राइट। चलिए, ये सैम्पलिंग रिस्क अपनी कहीं पर भी लिख लीजिए, ये इंपॉर्टेंट जरूरी हो सकता है। मॉड्यूल में लिख लीजिए या फिर नोटबुक में लिख लीजिए, कहीं पर भी। डन।
Yes, sir. Yes. चलिए इसके रिलेटेड जो क्वेश्चन है टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग 7 वो हम समझते हैं। CA Rites has drawn some samples during the audit of manufacturing company for testing control as well as for test of details। कुछ सैंपल टेस्टिंग ऑफ कंट्रोल के लिए और कुछ टेस्ट ऑफ डिटेल्स के लिए उन्होंने सेलेक्ट किए। ऑन द बेसिस ऑफ द सैंपल selected he reaches on erroneous conclusion that access control on application are less effective। और जो सैंपल सिलेक्ट किए थे उसके बेसिस पर वो एररनेस कंक्लूजन पर पहुंचा कि एक्सेस कंट्रोल्स जो है राइट ऑन एप्लीकेशंस आर लेस इफेक्टिव। जो भी एप्लीकेशन है सॉफ्टवेयर्स वगैरह उसके जो एक्सेस कंट्रोल है वो इतने इफेक्टिव नहीं है, ऐसे एररनेस कंक्लूजन पर पहुंचा। Further, on the basis of sample selected, he concludes erroneously that WIP inventories amounting to ₹5 crore in financial statements are materially misstated। और तो जो टेस्ट ऑफ डिटेल्स में उन्होंने जो इन्वेंट्री दिखाई थी WIP की, राइट, उसमें भी वो 5 करोड़ रुपए की इन्वेंट्री है तो उसमें भी मटेरियली मिसस्टेटेड है, ऐसा उसको लगा। एररनेस कंक्लूजन पर वो पहुंचा। Outlining the above risk in bold, discuss how it is going to affect his audit of the company। तो इस रिस्क को ध्यान में रख के बताइए कि भाई ये ऑडिट जो है इसके ऊपर क्या इफेक्ट आएगा, क्या इफेक्ट आएगा इस केस में। बताओ, आंसर बताओ। रिपोर्ट ही गलत जाएगा फिर। रिपोर्ट गलत जाएगा। और बाकी चीजों में भी वो ज्यादा कोशिश रहेगा कि रिपोर्ट कैसे गलत जाएगा? मटेरियली मिसस्टेटेड मिला ना उसको इन्वेंटरी। पर एररनेस कंक्लूजन भी लिखा हुआ है ना यहाँ पर, उसको थोड़ी पता होगा कि एररनेस कंक्लूजन है। तो वो क्या करेगा? तो जो ऑडिट रिस्क स्टार्टिंग में पड़ा था वो है वो। नहीं, ऑडिट रिस्क उसमें क्या पड़ा था बोलो, उसकी डेफिनेशन पता है? जरूरत नहीं है, मतलब मिसस्टेटमेंट नहीं है फिर भी हम गलत ओपिनियन देंगे ऐसे। नो, पूरा ही रॉन्ग है। अरे उसका पूरा रिवर्स होता है। Auditor expresses inappropriate opinion when financial statements are materially misstated, that is audit risk, not otherwise। हाँ, बाकी तो मैनेजमेंट वो नहीं देगा बराबर। सॉरी, क्योंकि यहाँ पर materially misstated उसको लग रहा है बट एक्चुअल में नहीं है, तो मैनेजमेंट अलाउ नहीं करेगा ना। हाँ हाँ ठीक है, आपने बोला तो सही। बराबर बराबर, सॉरी। हाँ, तो यहाँ पर क्या होगा दर्शन, क्या यहाँ पर? ये तो ऑडिट रिस्क का रिवर्स है ना। पर हाँ, पर सैम्पलिंग रिस्क तो है ना। हाँ, तो हम और फर्दर ऑडिट प्रोसीजर करेंगे और नए सैंपल्स निकाल के देखेंगे पॉपुलेशन को रिफ्लेक्ट करते हैं या नहीं। हाँ, मतलब हमारा टाइम जो आएगा एफिशिएंसी ऑफ ऑडिट पर अफेक्ट होगा, बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऑडिट रिस्क नहीं बढ़ेगा यहाँ पर टाइम जरूर बिगड़ेगा। चलिए इसका आंसर देखते हैं। ये पेज नंबर 5.35 पर है। The described risk is a sampling risk. It is a risk that auditor's conclusion based on a sample may be different from the conclusion if the entire population were subject to the same audit procedure। अगर पूरी की पूरी पॉपुलेशन अगर सब्जेक्ट टू सेम प्रोसीजर होती तो हमारा कुछ अलग ही ओपिनियन होता, मतलब कि सैंपल्स पर से जो हम कंक्लूजन पर आए हैं वो बराबर नहीं है, वो एररनेस है। In the given case, the auditor has arrived at erroneous conclusion on the basis of the sample selected। In the case of a test of controls, he has concluded that access controls are less effective than they actually are। उसको लगा कि भाई एक्सेस कंट्रोल बराबर नहीं है जबकि वो एक्चुअली में अच्छे हैं, बराबर ही है। In case of test of details, he has concluded erroneously that a material misstatement exists when in fact it does not। और टेस्ट ऑफ डिटेल्स में उसको लगा कि भाई वहां पर मटेरियल मिसस्टेटमेंट है जबकि एक्चुअल में वहां पर नहीं है।
This type of erroneous calculation affect audit efficiency as it would usually lead to additional work to establish that initial conclusions were incorrect. यहाँ से हम ज्यादा काम करेंगे, एडिशनल वर्क करना रहेगा, तो वो कंक्लूजन जो है वो गलत होगा, उससे मतलब कि कंक्लूजन जो है वो गलत है वो पता चल जाएगा जब हम ज्यादा काम करेंगे। तो समझ में आ रहा है? सिंपल। और एक क्वेश्चन है टेस्ट योर नॉलेज जो रहता है उसमें पेज नंबर 5.29 पर है क्वेश्चन नंबर 3, वो भी ऑडिट सैंपलिंग से रिलेटेड है। Chintamani Limited appointed Chintan and Mani as statutory auditor for the financial year 23-24। चिंतामणि लिमिटेड है वो चिंतन और मनी उन दोनों को स्टैट्यूटरी ऑडिटर मतलब कि जॉइंट ऑडिटर्स हो सकते हैं ये दोनों। Chintan and Mani seems to have different opinions on the audit approach to be adopted for audit of Chintamani Limited। दोनों का ही अप्रोच रिगार्डिंग ऑडिट अप्रोच जो भी है किस तरीके से हमें ऑडिट करना चाहिए उसके लिए दोनों का डिफरेंट ओपिनियन है। Mani is for the opinion that 100% of checking is not required and they can rely on our sampling techniques in order to provide them a reasonable basis on which they can draw conclusion about the entire population। मनी का ऐसा मानना है कि भाई 100% वेरिफिकेशन की जरूरत नहीं है, हम 100% से कम करेंगे मतलब कि सैंपलिंग बेसिस पर करेंगे तो भी हमारा जो रीजनेबल हमें अश्योरेंस चाहिए, रीजनेबल अश्योरेंस चाहिए वो हमें मिल पाएगा, हम पूरे पॉपुलेशन के ऊपर हम रीजनेबल बेसिस पर रिलाई कर पाएंगे। Chintan is concerned that whether the use of audit sampling has provided a reasonable basis for conclusion about the population that has been tested। पर चिंतन को ये कंसर्न है कि भाई ऑडिट सैंपलिंग से हम रीजनेबल बेसिस कंक्लूजन पर पहुंचेंगे या नहीं। You are required to guide Chintan about his role if audit sampling has not provided a reasonable basis for conclusion about the population that has been tested in accordance with SF 530। आपको चिंतन को गाइड करना है कि अगर ऑडिट सैंपलिंग जो है वो रीजनेबल बेसिस का कंक्लूजन नहीं देते तो क्या कर सकते हैं, वो हमें गाइड करना है। तो क्या करेंगे, अगर जो भी सैंपल्स है वो हमें ऐसा लग रहा है कि सैंपल बेसिस पर जो हम कंक्लूजन पर एडवाइजेबल सैंपल बेसिस ही है, राइट, पॉपुलेशन 100% वेरिफिकेशन मोस्ट ऑफ द क्लाइंट्स में पॉसिबल नहीं है। बहुत ही अगर छोटे छोटे क्लाइंट्स से फॉर्म्स वगैरह इसका अगर ऑडिट हम कर रहे हैं तो शायद पॉसिबल है, बाकी कंपनीज के केसेस में अगर वो साइजेबल कंपनी है, बड़ी कंपनी है, तो उसके केस में पॉसिबल ही नहीं है कि हम 100% वेरिफिकेशन करें। उस केस में हमें क्या करना चाहिए, सैंपल बेसिस पर हम ध्यान में रखना है, सैंपलिंग रिस्क को कंसिडर करना है, हो सके तो स्टैटिस्टिकल सैंपलिंग का यूज करना है, राइट। हम ध्यान में रखेंगे कि सैंपलिंग रिस्क कम हो सके, साइजेबल सैंपल हो ताकि जो सैंपलिंग रिस्क है वो कम हो सके। बट अगर फिर भी हमें ऐसा लग रहा है कि भाई सैंपल्स आर नॉट रिप्रेजेंटेटिव टू द पॉपुलेशन, कुछ गलत लग रहा है, रीजनेबल कंक्लूजन हमें नहीं मिल रहा है, तो हम ज्यादा सैंपल सिलेक्ट कर ही सकते हैं, दूसरी प्रोसीजर कर ही सकते हैं, राइट। पर एटलीस्ट एडवाइजेबल तो पहले सैंपलिंग ही है, फिर आप कंक्लूजन पर आए और क्या करना है वो आप सोच सकते हैं। बट 100% वेरिफिकेशन पॉसिबल नहीं है, तो चिंतन को चिंता करने की जरूरत नहीं है, वो सैंपल बेसिस पर भी करेंगे तो प्रॉब्लम नहीं होगा, राइट। बट अगर फिर भी ऐसा सैंपलिंग करने के बाद, प्रोसीजर्स करने के बाद ऐसा कुछ भी लगता है तो वो इवेल्युएट तो करेंगे ही कि वो रिजल्ट बराबर है या नहीं, रिलायबल है या नहीं। अगर वो नहीं लगते तो ज्यादा प्रोसीजर कर सकते हैं, राइट। इसका आंसर देखते हैं। As per SF 530 audit sampling, the auditor shall evaluate the results of sample, जो हमने sample select किए उसके result को हम evaluate करेंगे, and whether the use of audit sampling has provided a reasonable basis for conclusions about the population that has been tested। और ये भी देखेंगे कि भाई जो population के ऊपर से हमने sampling निकाला है वो हमें reasonable basis for conclusion provide करते हैं या नहीं। If the auditor concludes that audit sampling has not provided a reasonable basis for conclusion about the population that has been tested, the auditor may request management to investigate misstatements that have been identified and the potential for further misstatements and to make necessary adjustment। मैनेजमेंट को रिक्वेस्ट करेंगे कि भाई आप इन्वेस्टिगेट कीजिए जो भी हमें मिसस्टेटमेंट्स मिले हैं, क्या वो मटेरियल है, क्या उसकी इम्पैक्ट ज्यादा है, ज्यादा और चीजों को अफेक्ट करते हैं या नहीं, उन्हीं को हम बोल सकते हैं। क्योंकि सैंपल्स हमने थोड़े से ही चेक किए, हमने 100% वेरिफिकेशन तो नहीं किया, तो सैंपल्स में क्या मिसस्टेटमेंट है वो हमने कंसिडर किए, पर जो बाकी के जो भी ट्रांजैक्शन है उसके ऊपर हमने प्रोसीजर नहीं किया है, तो क्या उसमें भी वो मिसस्टेटमेंट एग्जिस्ट करते हैं या नहीं, वो हमें कंसिडर करना होगा। और टेलर द नेचर मतलब कि कस्टमाइज करेंगे, चेंज करेंगे, मॉडिफाई करेंगे नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट ऑफ दोस फर्दर ऑडिट प्रोसीजर टू बेस्ट
अचीव द रिक्वायर्ड एश्योरेंस, या फिर हम जो दूसरी प्रोसीजर्स हैं उसको चेंज करेंगे, उसका नेचर, टाइमिंग या एक्सटेंट है वो चेंज करेंगे. For example, in the case of test of controls, the auditor might extend the sample size, test an alternative control, or modify related substantive procedure. अगर हमें टेस्ट ऑफ कंट्रोल में से कुछ भी लग रहा है तो हम टेस्ट ऑफ कंट्रोल के लिए सैंपल साइज चेंज कर देंगे. अल्टरनेटिव कंट्रोल्स जो है उसका कोई भी अल्टरनेटिव कंट्रोल है तो वो चेक करेंगे, या फिर उसके रिगार्डिंग सब्सटेंटिव प्रोसीजर है वो हम बढ़ा देंगे. तो इस तरीके से कर सकते हैं ताकि जो भी हमें लग रहा है कि कंक्लूजन, गलत कंक्लूजन पर हम पहुंचे हैं या फिर पहुंच सकते हैं, वो रिस्क हम कम कर पाए. इजी, समझ में आ रहा है ना? कोई डाउट नहीं है? Yes. No, no. नो सर. ओके, तो ये था SF 530 ऑडिट सैंपलिंग. अब हमारा लास्ट ऐसे जो इस चैप्टर का है वो है SF 550 रिलेटेड पार्टीज. फाइव 5.11 पर दिया हुआ है रिलेटेड पार्टीज. रिलेटेड पार्टीज जो भी है, मतलब कि जिस भी एंटिटी का हम ऑडिट कर रहे हैं उनके जितने भी रिलेटेड पार्टीज हैं वो हमें कंसिडर करने रहते हैं. रिलेटेड पार्टीज जो है वहां पर रिस्क नॉर्मली ज्यादा ही रहता है. रिलेटेड पार्टीज के बारे में एस, इंड एस जो है, कंपनीज एक्ट है, सभी में अलग अलग रिलेटेड पार्टीज की डेफिनेशन दे रखी है. एस, इंड एस और एप्लीकेबल एफआरएफ के हिसाब से डिस्क्लोजर्स भी करने रहते हैं. क्या क्या डिस्क्लोजर रहते हैं रिलेटेड पार्टीज के रिगार्डिंग? रिलेटेड पार्टीज आइडेंटिफाइड, मतलब जो है वो, मतलब पूरा लिस्ट. ट्रांजैक्शंस एंड बैलेंसेस एंटर्ड विद देम ड्यूरिंग द ईयर. हाँ, रिलेटेड पार्टीज कौन से है, उसके साथ क्या रिलेशन है इस एंटिटी का, प्लस उसके साथ जो भी ट्रांजैक्शंस हुआ है ड्यूरिंग द ईयर, डेबिट एज वेल एज क्रेडिट, और उसका पूरा का पूरा टोटल, और स्पेसिफिकेशन ऑफ द ट्रांजैक्शन, लाइक मतलब कि परचेस किया है, सेल किया है, कोई रेंट पे दिया है, लिया है, लोन ली है, वो सब कुछ कंसिडर किया जाएगा. और थर्ड, बैलेंसेस भी दिखानी है कि 31 मार्च को कितने बैलेंसेस है. तो ये तीन चीज आती है कि रिलेटेड पार्टीज जितनी भी है, उसके ट्रांजैक्शन जितने भी हुए हैं, और अकाउंट बैलेंसेस. ये डिस्क्लोजर कंपलसरी है एस इंडेक्स के हिसाब से, राइट, अगर एप्लीकेबल है तो वो जो रिलेटेड पार्टीज दिखाई है वो बराबर है या नहीं वो हमें देखना तो रहता ही है. फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑडिट करेंगे, पर उसके साथ साथ ये भी देखना है कि वो जो रिलेटेड पार्टीज के साथ ट्रांजैक्शन हुए हैं उसमें कुछ भी मिसस्टेटमेंट नहीं है, क्योंकि रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन आर ऑलवेज हैज अ हायर रिस्क, राइट. वहां पर रिस्क होने के बहुत ज्यादा चांसेस है. एक तो रिलेटेड पार्टीज को आइडेंटिफाई करना डिफिकल्ट है, और तो और उनके साथ जो भी ट्रांजैक्शंस हुए हैं वो नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में हुए हैं या नहीं वो जानना भी डिफिकल्ट हो सकता है. रिलेटेड पार्टीज कई बार बहुत ही कॉम्प्लेक्स ऐसे स्ट्रक्चर से बनी हुई होती है कि वो पता ही नहीं चलता है, कई बार वो आइडिया ही नहीं आता है, तो वो हमें ध्यान में रखना होता है. और जो रिलेटेड पार्टीज है उनके साथ जो भी ट्रांजैक्शन है वो जनरली आर्म्स लेंथ प्राइस पर होने चाहिए, नॉर्मल मार्केट कंडीशन के हिसाब से होने चाहिए. अगर वो नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में नहीं है तो वो मिसस्टेटमेंट कंसिडर हम कर सकते हैं, वो डिफिकल्ट हो सकता है, इसमें कुछ भी गलत हो सकता है. सो इट इज एडवाइजेबल कि ऑडिटर वहां पर हाईली प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म उनको मेंटेन करनी रहती है. और वन ऑफ द इनहेरेंट लिमिटेशन भी है कि रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन, क्योंकि रिलेटेड पार्टी हर ट्रांजैक्शन को हमें ढूंढना और वो नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में है या नहीं वो आइडेंटिफाई करना, टेस्टिंग करना डिफिकल्ट हो सकता है. तो वहां पर रिस्क रहेगा ही, वहां पर इनहेरेंट लिमिटेशन ऑडिटर की रहेगी, पर हो सके उतना हमें कम करना है. समझ में आ रहा है? तो जो रिलेटेड पार्टीज है उसकी डेफिनेशन SF 550 में भी दिया हुआ है, वो हमने CA इंटर में पढ़ा हुआ है, अगर आपको कुछ भी याद हो. मतलब कि अगर एप्लीकेबल FRF जो है वो अगर कोई भी डेफिनेशन नहीं देता है या फिर मिनिमल डेफिनेशन देता है तो SF 550 में जो रिलेटेड पार्टीज है उसको हमें कंसिडर करना है. उसमें कौन कवर अप होता है कि जो रिपोर्टिंग एंटिटी है, हम जिसका भी ऑडिट करते हैं वो रिपोर्टिंग एंटिटी है. अगर उसको कोई भी एंटिटी जो है, मतलब कि एक्स लिमिटेड, अगर उनको कंट्रोल या फिर सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस है, एक्स लिमिटेड अगर कंट्रोल करती है या फिर सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस है, तो ये दोनों क्या कहे जाएंगे? रिलेटेड पार्टीज. ये डायरेक्टली भी हो सकता है, इनडायरेक्टली भी हो सकता है. अगर इस ऐसा सोचे कि वाई लिमिटेड है
वाई लिमिटेड जो है वो एक्स लिमिटेड को कंट्रोल या फिर सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस करते हैं। तो ऐसा मान सकते हैं कि भाई वाई लिमिटेड है वो इनडायरेक्टली जो भी रिपोर्टिंग एंटिटी है उनको कंट्रोल करते हैं, तो वो दोनों भी क्या हो जाएंगे, रिपोर्ट रिलेटेड पार्टीज। वैसे ही अगर जो रिपोर्टिंग एंटिटी है वो अगर किसी को कंट्रोल या फिर उसका भी सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस किसी और के ऊपर, फॉर एग्जांपल एबीसी एसोसिएट्स, तो उस केस में क्या हो जाएगा, ये दोनों भी रिलेटेड पार्टी हो जाएंगे। मतलब कि रिपोर्टिंग एंटिटी भी अगर किसी को कंट्रोल करते हैं तो वो भी रिलेटेड पार्टी है। वो भी अगर इनडायरेक्टली अगर किसी को कंट्रोल करते हैं, मतलब कि रिलेटेड जो रिपोर्टिंग एंटिटी है वो एबीसी एसोसिएट्स को कंट्रोल करते हैं, और एबीसी एसोसिएट्स है वो पीक्यूआर एसोसिएट्स को अगर कंट्रोल करते हैं, तो उस केस में क्या हो जाएगा कि जो रिपोर्टिंग एंटिटी है वो और पीक्यूआर एंड एसोसिएट्स जो है वो भी क्या हो जाएंगे, रिलेटेड पार्टीज हो जाएंगे। अगर जो ये रिपोर्टिंग एंटिटी है, राइट, उसके और जो दूसरी एंटिटी है, फॉर एग्जांपल जेड लिमिटेड, जेड लिमिटेड को एक्स लिमिटेड कंट्रोल करते हैं। मतलब कि एक्स लिमिटेड है उसका कंट्रोल जो है वो जेड लिमिटेड के ऊपर भी है और जो रिपोर्टिंग एंटिटी है दोनों के ऊपर भी है। तो ये जो दोनों है अगर कॉमन कंट्रोल है तो वो दोनों भी क्या हो जाएंगे, रिलेटेड पार्टीज हो जाएंगे। समझ में आ रहा है। अगर जो भी रिपोर्टिंग एंटिटी है उनके जो ओनर या मैनेज ओनर है, राइट, वो उसके क्लोज रिलेटिव की भी एंटिटी है, अगर रिपोर्टिंग एंटिटी जो है उसके अगर क्लोज रिलेटिव की भी अगर दूसरी एंटिटी है तो वो भी क्या हो जाएंगे, उसकी रिलेटेड पार्टी हो जाएगी। फॉर एग्जांपल जेकेएल लिमिटेड है, उस ये जो रिपोर्टिंग एंटिटी है उसके मिस्टर एक्स ओनर है, राइट, और मिसेस एक्स का ये जेकेएल लिमिटेड है, तो उस केस में ये दोनों भी क्या हो जाएंगे, रिलेटेड पार्टीज। अगर कोई एंटिटी है एमएनओ लिमिटेड, उसके जो की मैनेजमेंट पर्सन है वो मिस्टर एक्स जो है वो रिपोर्टिंग एंटिटी के भी की मैनेजमेंट पर्सन मतलब कि डायरेक्टर वगैरह है, और एमएनओ लिमिटेड के भी वो डायरेक्टर है, तो उस केस में भी ये दोनों क्या हो जाएंगे, रिलेटेड पार्टी। तो मतलब अगर कोई भी एंटिटी जिसका भी हम ऑडिट कर रहे हैं उनको कोई कंट्रोल करता है डायरेक्टली इनडायरेक्टली, या फिर जिसका ऑडिट कर रहे हैं वो किसी और को कंट्रोल करते हैं डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, या फिर दोनों की जो भी कंपनी है वो जो भी एंटिटी है वो और दूसरी एंटिटी इन दोनों का कंट्रोलिंग कॉमन कंट्रोल है बाय द कॉमन कंट्रोलिंग ओनरशिप, राइट, एक ही एंटिटी एक ही पर्सन उनको कंट्रोल करता है, या फिर जो भी दूसरी एंटिटी है उसमें जो ओनर है वो और इस रिपोर्टिंग एंटिटी के ओनर जो है वो क्लोज रिलेटिव्स है, या फिर जो दूसरी एंटिटी है वो और रिपोर्टिंग एंटिटी में कॉमन की मैनेजमेंट है, तो उस केस में वो सारी एंटिटीज जो है वो रिलेटेड पार्टीज होंगी ऑफ रिपोर्टिंग एंटिटी जिसका हम ऑडिट करते हैं। समझ में आ रहा है। ये डेफिनेशन आपको दी नहीं गई है पर ये समझना जरूरी था, इसलिए अगर और कोई एएस इंडेक्स में नहीं दिया है तो ये ऐसा 550 की डेफिनेशन हमें कंसिडर करनी रहेगी। क्लियर, ये समझ में आ रहा है। यस। यस। अब ये जो भी रिलेटेड पार्टीज है उनके साथ जो भी ट्रांजैक्शंस हुए हैं वो आर्म्स लेंथ प्राइस पर हुए हैं या नहीं वो भी हमें कंसिडर करना होगा, राइट। स्कोप ऑफ दिस एसे, this essay deals with the auditor's responsibilities regarding related party relationships and transactions। जो भी related party relationship है और transaction है उनको consider करना है, वो बराबर है यानी उसके ऊपर हमारी responsibilities रहेगी। It expands on how SA315 और risk assessment के बारे में है कि हमें risk assess करना है through understanding of the entity and its environment, उसको समझ कर। तो वो जब हम समझेंगे तब हमें related parties के बारे में पता चलेगा। कैसे पता चलेगा, जब हम एंटिटी की अंडरस्टैंडिंग लेंगे तब हमें रिलेटेड पार्टीज कैसे पता चल सकती है। ग्रुप कंपनीज यस, मतलब कि वो किस में इन्वेस्ट करते हैं या फिर उसके ऊपर किसका इन्वेस्टमेंट है, फाइनेंस कहाँ से मिलता है, तो वहां से हमारा जो रिलेटेड पार्टीज है वो आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ऐसे 330 ये जो भी रिस्क हम असेस करते हैं ऐसे 315 के हिसाब से उसको रिस्पॉन्ड किया जाता है, मतलब कि फर्दर ऑडिट प्रोसीजर्स की जा रही है। तो उस टाइम पे भी हम देखेंगे कि भाई क्या क्या चीजें हैं, उससे पता चलेगा। ट्रांजेक्शन हम इन डिटेल चेक करेंगे तब हमें पता चलेगा। और ऐसे 240 फ्रॉड रिस्क जो भी रहता है, तो रिलेटेड पार्टीज के केसेस में फ्रॉड होने के चांसेस ज्यादा है, तो वो हमें कंसिडर करना होगा कि यहाँ पर फ्रॉड रिस्क कितना है।
are to be applied in relation to related party relationships and transactions. Objective of the auditor. Objectives क्या क्या है? To obtain an understanding of the related party transactions, to recognize fraud risk factors arising from such transaction. हमें related party transactions को समझना है, उसको देखना है, ताकि पता चले कि उस वजह से fraud risk क्या, कहाँ पर, कैसे, कितने हो सकते हैं. Second, conclude whether financial statement in so far as they are affected by such transactions. हमें कंक्लूजन पर आना है कि क्या फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है ये इस वजह से अफेक्ट हो सकते हैं, क्या वो मटेरियली मिसस्टेटेड हो सकते हैं. रिगार्डिंग अचीव अ ट्रू एंड फेयर प्रेजेंटेशन, उसकी प्रेजेंटेशन वगैरह बराबर है या नहीं, एंड आर नॉट मिसलीडिंग, और वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट मिसलीडिंग नहीं है, मतलब कि जो जैसे जिस तरीके से दिखाना है उसी तरीके से हुआ है. राइट. Second, to obtain evidence as to whether the related party transactions are properly identified, accounted for, and disclosed in the financial statement. और ये भी हमें कंसिडर करना है, ऑडिट एविडेंसेस ऑब्टेन करना है रिगार्डिंग आइडेंटिफिकेशन, अकाउंटिंग एंड डिस्क्लोजर ऑफ द फाइनेंशियल डिस्क्लोजर ऑफ द रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट. मतलब कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट में उसको प्रॉपर्ली आइडेंटिफाई किया कि हाँ ये सारी रिलेटेड पार्टीज हैं. सेकंड, ये कंसिडर करना है कि जो भी रिलेटेड पार्टीज है उनको प्रॉपर्ली अकाउंटिंग उसका प्रॉपर्ली कर दिया गया है. एंड थर्ड, उसका जो भी डिस्क्लोजर दिया है वो भी बराबर है. राइट. तो ये ऑब्जेक्टिव है. थर्ड, रिक्वायरमेंट ऑफ दिस एसे. क्या जरूरत है इस एसे की? रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर एंड रिलेटेड एक्टिविटीज. रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर करने के लिए रिस्क क्या क्या है, क्योंकि रिलेटेड पार्टीज अगर बहुत ही ज्यादा है, उसका बहुत ही कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है, तो वहां पर कुछ गलत होने के चांसेस ज्यादा है, वहां पर रिस्क बढ़ जाता है. अंडरस्टैंडिंग द एंटिटीज रिलेटेड पार्टी रिलेशनशिप्स एंड ट्रांजैक्शन. रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस और उसकी जो रिलेशनशिप है उनको समझने के लिए जरूरी है. Maintaining alertness for related party information when reviewing records or documents. जब भी हम related parties जो है उनके ट्रांजैक्शन डॉक्यूमेंट्स चेक करते हैं तब हमें अलर्ट रहना है, मतलब कि हमें प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म मेंटेन करनी है, क्योंकि वहां पर कुछ भी फ्रॉड एरर के होने के चांसेस ज्यादा हो जाएंगे, रिस्क ज्यादा हो जाएगा. शेयरिंग रिलेटेड पार्टी इंफॉर्मेशन विद द एंगेजमेंट टीम. एंगेजमेंट टीम को बताना है कि भाई ये सारी चीजें हो सकती है, यहाँ पर कुछ गलत हो सकता है, सो नीड टू बी केयरफुल. Identification and assessment of the risk of material misstatement associated with related party transaction and relation. जो भी रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट है, जो भी हमने आइडेंटिफाई किया है या फिर असेस किया है एट टाइम ऑफ रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर, तो वो भी कंसीडर करना है. उसके बेसिस पर हम फर्दर ऑडिट प्रोसीजर डिजाइन करेंगे, उसका जो सैंपलिंग वगैरह है वो ज्यादा करे, ऐसा कर सकते हैं. Responses to the risk of material misstatement associated with related party relationships and transaction. यहाँ पर जो हम आइडेंटिफाई करेंगे एज पर ऐसे 315 कि क्या क्या रिस्क हो सकते हैं, उसको एड्रेस करेंगे थ्रू ऐसे 330 कि भाई ये रिस्क हो सकता है, तो हम फर्दर ऑडिट प्रोसीजर ज्यादा करें, उसके ऊपर हम कंसिडर ज्यादा करें, ज्यादा सैंपल सिलेक्ट करें, ऐसा सब कुछ हो सकता है, उस हिसाब से प्रोसीजर करें. वहां पर एक्सटर्नल कंफर्मेशन लेना इतना इफेक्टिव नहीं होगा, क्योंकि रिलेटेड पार्टीज है तो वो एक्सटर्नल कंफर्मेशन रिलायबल नहीं होंगे. बट दूसरे डॉक्यूमेंट्स हम चेक कर सकते हैं कि वो ट्रांजैक्शन जेन्युइन है या नहीं. हर बार 100% वेरिफिकेशन पॉसिबल नहीं हो पाएगा. 100% मतलब कि वो सही है, वो गलत डॉक्यूमेंट्स भी बना सकते हैं, फेक डॉक्यूमेंट्स हो सकते हैं, तो उसकी जेन्युइननेस, उस ट्रांजैक्शन की जेन्युइननेस हम हर बार नहीं कर सकते. बट अलग अलग ट्रांजैक्शंस अलग अलग तरीके से हम देख सकते हैं, ज्यादा एविडेंसेस हम कलेक्ट कर सकते हैं, एक्सटर्नल कंफर्मेशन मंगवा सकते हैं, बट वो उतना रिलायबल नहीं होगा. वो हमारे डॉक्यूमेंटेशन पर्पस के लिए हम यूज कर सकते हैं कि भाई चलो एटलीस्ट हमारे पास डॉक्यूमेंट है और कोई ऐसे एविडेंसेस नहीं है, तो एटलीस्ट ये एक्सटर्नल कंफर्मेशन तो होना ही चाहिए. समझ में आ रहा है? तो ये सारी चीजें हमें कंसिडर करनी है रिक्वायरमेंट ऑफ एसएस के हिसाब से. आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रीवियसली अनआइडेंटिफाइड और अनडिस्क्लोज्ड रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन. पहले वो नहीं पता थी कि ये रिलेटेड पार्टीज है या फिर कोई अनडिस्क्लोज्ड रिलेटेड पार्टीज थी, तो उस केस में हम क्या कंसिडर करेंगे? सबसे पहले जनरली जो भी रिलेटेड पार्टीज रहती है तो वो हम प्रीवियस पीरियड है उसी का जो डेटा है उसके ऊपर ही हम कंसिडर करते हैं, उसी के बेसिस पर हम कंसिडर करते हैं कि रिलेटेड पार्टीज है या नहीं. पर उसमें भी अगर कुछ भी चेंजेस वगैरह है तो वो हमें कंसिडर करना होगा. उन्होंने चेंज किया या फिर हम कुछ स्क्रूटिनाइज कर रहे हैं तो उसके बेसिस पर हमें कुछ चीजें पता चली, तो उसके बेसिस पर हमें कंसिडर करना होगा. Auditor shall determine whether the underlying circumstances confirm the existence of such transaction. जो सिचुएशन है उस बेसिस पर क्या लग रहा है कि ये रिलेटेड पार्टीज हैं
राइट। और ऐसा रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन है। कम्युनिकेट विद इन द टीम, टीम को बताना है कि भाई ये रिलेटेड पार्टी से इसके ट्रांजैक्शंस देख ले। रिक्वेस्ट मैनेजमेंट टू आइडेंटिफाई ऑल ट्रांजैक्शंस विद न्यूली आइडेंटिफाइड रिलेटेड पार्टीज। मैनेजमेंट को बताएंगे कि भाई ये रिलेटेड पार्टीज है, पहले नहीं डिस्क्लोज किया था, तो एटलीस्ट अब इसके साथ जो भी ट्रांजैक्शंस किए उसको डिस्क्लोज किया जाए। परफॉर्म मोर सब्सटेंटिव प्रोसीजर, ज्यादा सब्सटेंटिव प्रोसीजर भी हमें कंसिडर करनी रहेगी। रिकंसिडर रिस्क विथ रिस्पेक्ट टू अदर रिलेटेड पार्टीज, फिर से हमें पहले जो हमने रिस्क आइडेंटिफाई किया था या सोचा था उसको फिर से हमें कंसिडर करना होगा, रिकंसिडर करना होगा, क्योंकि ये पार्टी नहीं पहले पता थी। तो ऐसे बहुत सारी पार्टीज हो सकती है, ऐसे ट्रांजैक्शंस भी हो सकते हैं जो शायद हमारे ध्यान में ना आए। इफ नॉन डिस्क्लोजर बाय द मैनेजमेंट अपीयर्स इंटेंशनल, वो पहले नहीं दिखाया, उसके पीछे मैनेजमेंट की कोई चाल हो सकती है, मतलब कि फ्रॉड होने के चांसेस हो सकते हैं। वो इंटेंशनली उन्होंने अगर नहीं दिखाया था तो उसको कंसिडर करना होगा, क्योंकि वहां पर फ्रॉड रिस्क बढ़ जाएगा। इवेल्युएट द इम्प्लीकेशंस ऑफ फॉर द ऑडिट, अगर वो फ्रॉड रिस्क है, मतलब कि उन्होंने जानबूझकर छुपाया था, तो उसके पीछे के रीजंस क्या है, उसकी इम्प्लीकेशन क्या होगी, वो हमें कंसिडर करना होगा। राइट। आपको ऐसा कोई भी मतलब लाइक पता चल रहा है या फिर ऐसा देखा हो, या फिर हम कंसिडर कर सकते हैं कि जहां से हमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट में डायरेक्टली नहीं बताया है कि ये रिलेटेड पार्टीज है, बट किसी तरीके से रिलेटेड पार्टीज है या नहीं, या फिर कौन सी है, वो हमें अगर चेक करना होगा तो क्या क्या ऐसी चीजें चेक कर सकते हैं, कहाँ से हमें मिल सकता है शायद रिलेटेड पार्टीज के बारे में, कोई ऐसे एविडेंसेस, कोई ऐसी जगह। फॉर्म DIR8 और MBP12 करके दो फॉर्म है। हम्म। तो उन दोनों में जो अपने डायरेक्टर्स हैं वो कौन सी जगह पे इन्वेस्टेड है, मतलब वो पता चल सकता है अपने को। ओके, अगर और वो फॉर्म से गलत हो तो? वो फॉर्म तो MCA पे फाइल करना है, तो कम चांसेस है। हाँ, कम चांसेस है, बट अगर वो एमसीए पर कहीं से मिल सकता है। वो तो मास्टर डेटा में तो सारे अपने खाली डायरेक्टर्स का नाम मिल सकता है। डायरेक्टर का नाम मतलब कि वो कंपनी में कौन से डायरेक्टर है वैसा? हाँ, बस अपनी कंपनी में कौन कौन से डायरेक्टर है, बस MCA पे तो। नहीं, वो जो डायरेक्टर का डिन लिखा हुआ होता है ना, हाँ तो वो डिन जो है वो लिंक जैसा होता है, उसके ऊपर क्लिक करते हैं ना, तो वो भी पता चलता है कि वो डायरेक्टर कौन सी कंपनीज या एलएलपीज में डायरेक्टर या फिर पार्टनर में करके। हाँ, बरोबर है। तो मतलब वो क्या कि वो फॉर्म फाइल करे, मतलब नॉर्मली एमसीए में जो फॉर्म फाइल करेगी वो गलत नहीं है, या फिर डीआईआरएट हम डायरेक्टली नहीं मांग सकते, ऐसा अगर कोई भी चीज लग रही है तो एमसीए पर तो हमारे पास फ्रीली अवेलेबल डेटा है, हम कुछ भी कभी भी कर सकते हैं। तो वहां पर हम देख सकते हैं कि कौन सी कंपनीज में डायरेक्टर है या फिर कौन सी एलएलपीज में है, राइट, वो पार्टनर है, वो तो वो वहां से पता चल सकता है। ये वन ऑफ द वे है चेक करने के लिए। अगर की मैनेजमेंट कॉमन है तो वो रिलेटेड पार्टीज पूछेगी, ये हो सकता है। बाकी बहुत ही कम चांसेस होते हैं। कई बार मैनेजमेंट ही बोल देते हैं। हाँ, पर हर बार उनको भी नहीं पता होता कि ये रिलेटेड पार्टी है या नहीं। हाँ, मतलब कई बार वो गलती से बोल या फिर इनफॉर्मली बोल दे, ऐसा हो सकता है हाँ। कि ये तो डायरेक्टर के वाइफ की ही कंपनी है। या कंपनीज में जनरली प्रॉब्लम नहीं होता, जनरली प्रॉब्लम जो है वो इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में होता है, मतलब कि सोल प्रोप्राइटर या पार्टनरशिप। वो डिटेक्ट करना है ना सबसे ज्यादा डिफिकल्ट है क्योंकि उसका डेटा कहीं पर भी कंपाइल्ड नहीं होता है, उसका डेटा हम कोई और सोर्स से भी नहीं देख सकते। कंपनीज का तो हम देख सकते हैं कि भाई इसमें क्या क्या कौन कौन है, तो वो पता चल सकता है शायद, बट बाकी सबका कंसिडर करना वो डिफिकल्ट हो जाता है। समझ में आ रहा है? और कौन सा ऐसा रिपोर्ट होता है जहां पर भी रिलेटेड पार्टीज का डिस्क्लोजर करते हैं?
ऑडिटर कौन से और रिपोर्ट में करते हैं? कारों में। कारों में नहीं होता। स्टैट्यूटरी ऑडिट के साथ और कौन सा ऑडिट होता है? एफसी। टैक्स ऑडिट। आईएफसी। टैक्स ऑडिट। टैक्स ऑडिट में कहाँ पर होता है? टैक्स ऑडिट में होता है, याद नहीं है मेरे को। आपने 3CD नहीं बनाया कभी? नहीं। हर्ष आपने? क्या आप तो ऐसे टैक्स ऑडिट करते ही नहीं? नहीं करते, मतलब लास्ट ईयर नहीं किया था, ये साल करेंगे। लास्ट ईयर नहीं किया था? नहीं। इनकम टैक्स में भी है, रिलेटेड पार्टीज को जो भी पेमेंट करते हैं तो वो दिखाना जरूरी रहता है। तो उसके रिलेटेड एक क्लोज है। 3CD देखा होगा या नहीं मुझे नहीं पता। 3CD में अलग अलग क्लोजेस है, उसमें से एक क्लोज है रिलेटेड पार्टीज को जो भी पेमेंट किए हैं वो। तो कई बार ऐसा होता है कि स्टैट्यूटरी ऑडिटर सेम क्लाइंट के लिए स्टैट्यूटरी ऑडिटर और जो टैक्स ऑडिटर है वो अलग होते हैं। तो ये भी हम देख सकते हैं कि टैक्स ऑडिट में क्या दिखाया था, प्रीवियस ईयर में क्या दिखाया था, तो उसमें से भी पता चल सकता है। या फिर और कोई रेगुलेटरी फॉर्म्स जैसे DRA बताया, वैसे ही अगर कोई और है लिस्टिंग के लिए जा रहे हैं तो वो कोई फॉर्म्स दिए हैं, सेबी को कोई भी कुछ भी सबमिट किया, तो वैसे सारे डॉक्यूमेंट्स के ऊपर से भी हमें पता चल सकता है कि रिलेटेड पार्टीज कौन सी है, वो आइडेंटिफाई करना जरूरी बन जाता है। डिफरेंट होते हैं सर ऑडिटर? हाँ, टैक्स ऑडिटर और स्टैट्यूटरी ऑडिटर हो सकते हैं, वो अलग अलग लोग कर सकते हैं। जनरली प्रिफर नहीं करते हैं। हाँ, मैंने सब जगह पे सेम ही देखे हैं। हाँ, बट कई जगह पर होते हैं ऐसा, मैंने देखा होता है। क्योंकि टैक्स ऑडिट में फिर से वही सारी चीजें करनी पड़ेगी, उनको भी पूरा ऑडिट बहुत सारी चीजें दिख, तो प्रॉब्लम आ सकती है, इसीलिए वो जनरली प्रिफर नहीं करते हैं, बट कुछ कुछ जगह पर होता है ऐसा। क्योंकि स्टैट्यूटरी ऑडिट में अब वो रोटेशन भी कई बार होता है, टैक्स ऑडिट में मतलब स्पेसिफिकली नहीं होता। चलिए, हर्ष म्यूट कर दो ना, आवाज आ रहा है। Identified significant related party transactions outside the entity's normal course of business. अगर significant related party transactions है वो आइडेंटिफाई हुए हैं जो नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में नहीं है। नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में अगर रिलेटेड पार्टीज के साथ ट्रांजैक्शन हुए हैं तो वो रिस्की नहीं है, वो हो सकता है, वो बराबर है। बट अगर वो नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में नहीं हुए हैं तो प्रॉब्लमेटिक है। तो शायद हमें देखना होगा कि रिस्क ऑफ मटेरियल मिस्टेक, सॉरी, तो रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट कितना है वो हमें कंसिडर करना होगा। इंस्पेक्ट अंडरलाइन कॉन्ट्रैक्ट्स एंड इवेल्युएट। हम अंडरलाइन कॉन्ट्रैक्ट से वो देख सकते हैं और उसको इवेल्युएट करेंगे। द बिजनेस रैशनल ऑफ द ट्रांजैक्शन, वो जो भी ट्रांजैक्शन हुए हैं रिलेटेड पार्टीज के साथ वो कितने रैशनल है, वो कितने जरूरी थे, वो क्या नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में बराबर है या नहीं, जो बाकी सारे लोगों से होते हैं उसी टाइप से वो ट्रांजैक्शन हुआ है या नहीं, वो हमें कंसिडर करना होगा। अगर वो उसी हिसाब से नहीं हुआ है तो गलत है, तो वो दिक्कत आ सकती है, राइट। तो ट्रांजैक्शंस को चेक करेंगे, रैशनल उसके पीछे जरूरी था या नहीं वो हमें कंसिडर करना होगा। क्योंकि कई बार किसी का सेल परचेस बढ़ाने के लिए, किसी का प्रॉफिट चेंज करने के लिए कुछ ऐसी चीजें हो सकती है। Then, whether the terms of transactions are consistent with management's explanation,
और जो भी टर्म्स वगैरह के जिसके बेसिस पर ये कॉन्ट्रैक्ट हुए हैं वो कंसिस्टेंट है, वो बराबर है या नहीं, जो मैनेजमेंट ने एक्सप्लेनेशन दिया था उसी के हिसाब से है या नहीं। Whether such transactions have been properly accounted for, और वो सारे transactions properly account किए हैं या नहीं वो हमें देखना है। तो जो भी कॉन्ट्रैक्ट्स है उसके बेसिस पर हम इवेल्युएट करेंगे कि वो रेशनल है या नहीं, उसके पीछे के रेशनल जो है वो बराबर है या नहीं, वो जो भी ट्रांजेक्शन है वो कंसिस्टेंट विथ मैनेजमेंट्स एक्सप्लेनेशन है या नहीं, और प्रॉपर्ली अकाउंटिंग हुआ है या नहीं। Obtain evidence that the transactions have been appropriately authorized and approved। जो भी ट्रांजेक्शन नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में नहीं है तो उसके ऊपर ऑथोराइजेशन कंट्रोल जो है वो प्रॉपर होना चाहिए, जो भी लोग अप्रूव करते हैं वो बराबर होने चाहिए, उसके पास अथॉरिटी होनी चाहिए। अदर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, तो ऑडिटर शैल ऑब्टेन रिटर्न रिप्रेजेंटेशन दैट, हमें रिप्रेजेंटेशन लेना है कि जितने भी ट्रांजेक्शंस हुए हैं वो सब कुछ डिस्क्लोज कर दिए है, सब कुछ बराबर है, राइट, वो सारी चीजें। All the related parties and related party transactions have been disclosed to the auditor। जितने भी related parties और जितने भी related party transactions हैं वो सारे के सारे उन्होंने disclose कर दिए हैं ऑडिटर को, ऐसा representation लेंगे। And all such transactions have been properly accounted for and disclosed। उस सभी का पूरा accounting भी हो चुका है और financial statement में उसको properly disclose भी किया है, वो भी हमें representation लेना है, क्योंकि जो भी representation है, written representation है, राइट, उसमें क्या होगा कि उससे हमें ये पता चलेगा कि चलो कुछ भी छूट नहीं रहा है, क्योंकि वो हमारे इनहेरेंट लिमिटेशन भी है रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन, क्योंकि सारे के सारे हमें मिले वो बराबर या नहीं वो चेक कर सके, ऐसा पॉसिबल नहीं है, इसीलिए रिटर्न रिप्रेजेंटेशन एडवाइजेबल रहता है। हम अपने तरीके से सारी प्रोसीजर्स पॉसिबल होगी उतनी तो करेंगे, पर सारे के सारे ट्रांजेक्शन सारी की सारी पार्टीज आइडेंटिफाई करना डिफिकल्ट है। यहाँ पर भी हम ऐसा मान लें कि भाई चलो रिपोर्टिंग एंटिटी है वो कंपनी है, तो उसके डायरेक्टर्स वगैरह कहाँ कहाँ पर है वो पता चलेगा, बट अगर एपीसी एसोसिएट्स या पीक्यूआर एंड एसोसिएट्स जो है वो पार्टनरशिप फॉर्म है या फिर सोल प्रोप्राइटरशिप ऐसा कुछ भी है, तो वो डिफिकल्ट है कि उसके डायरेक्टर या ओनर इसमें भी उसका स्टेक है। वो कंपनी या एलएलपी होंगे ना तो पता चल जाएगा, बट ये सारी चीजें बाकी अदर इनफॉर्मल फॉर्म्स ऑफ बिजनेस है तो उसको आइडेंटिफाई करना डिफिकल्ट रहता है, राइट। और तो वहां से भी पता चल सकता है वो नहीं, वो तो आ गया कंसिडर के लिए, सॉरी। चलिए, communication with TCWG, the auditor shall communicate with TCWG significant matters arising during the audit in connection with the entities related parties। एंटिटी के जो रिलेटेड पार्टीज हैं, राइट, तो वो TCWG को भी कम्युनिकेट करना है, उनके साथ भी ऑडिटर है, उनको लग रहा है कि भाई सिग्निफिकेंट मैटर है तो वो कंसिडर कम्युनिकेट कर सकते हैं। And documentation, the auditor shall include in audit documentation names of the related parties and the nature of related party transaction। कौन से related parties है और nature of related party transaction क्या है वो हमें consider करना होगा। चलिए, SF 550 deals with the auditor's responsibilities regarding related party relationships and transactions when performing an audit of financial statements। Specifically, it applies in relation to risk of material misstatement associated with related party relationships and transaction। ये जो ऐसा 550 है वो related party relationships and transactions के साथ जुड़े हुए, वो रिस्क हमें किस तरह से कंसिडर करना है, कम करना है, उसके लिए ऐसे 550 हमें गाइडेंस देते हैं। इसके रिगार्डिंग एक क्वेश्चन है वो कंसिडर करते हैं टेस्ट और अंडरस्टैंडिंग 8। लिविंग वेल प्राइवेट लिमिटेड इज एंगेज्ड इन द मैन्युफैक्चरिंग एंड एक्सपोर्ट ऑफ फ्लोर कवरिंग्स। फ्लोर के ऊपर वो जो कारपेट जैसा बिछाते हैं वो। सच प्रोडक्ट्स आर लेबर इंटेंसिव एंड डू नॉट रिक्वायर मच कैपिटल इन्वेस्टमेंट इन मशीनरी। जनरली ये जो भी इंडस्ट्री है, ये जो भी प्रोडक्ट्स है वो कैसी है, जनरली कैपिटल इन्वेस्टमेंट इसमें कम चाहिए, ये ज्यादातर लेबर इंटेंसिव है, इसमें लेबर का यूज ज्यादा किया जाता है। The company has no plans to diversify in other product line। इनका कोई भी इरादा नहीं है कि वो अपना जो भी बिजनेस है वो डाइवर्सिफाई करे, दूसरी प्रोडक्ट लाइन में जाए, उनको बस ये फ्लोर कवरिंग ही बनाने हैं। Its director are also holding significant interest in another company, My Living Private Limited, engaged in the manufacturing of blankets using capital intensive machinery। जो ये लिविंग वेल प्राइवेट लिमिटेड है उनके कुछ डायरेक्टर्स या फिर सारे के सारे डायरेक्टर्स का होल्डिंग है, बड़ा होल्डिंग है माई लिविंग प्राइवेट लिमिटेड, राइट, सिग्निफिकेंट इंटरेस्ट है। During the audit of My Living Private Limited, it was noticed that the company has sold machinery of rupees 1 crore to Living Well Private Limited during the year। During the audit, My Living Private Limited मतलब कि ये जो ब्लैंकेट बनाने वाली कंपनी है,
राइट। उन्होंने ये जो लिविंग वेल प्राइवेट लिमिटेड जो फ्लोर कवरिंग्स बनाते हैं उनको मशीनरी सेल किया ₹1 करोड़ में। The transaction has been done at a normal market rate applicable to such used machinery. ये जो भी ट्रांजैक्शन हुआ है वो नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में है। अगर वो जो माई लिविंग प्राइवेट लिमिटेड है वो अगर मार्केट में भी सेल करने चाहते हैं उस यूज्ड मशीनरी का तो उसको ₹1 करोड़ ही मिलते हैं, मतलब कि उसमें अमाउंट ज्यादा नहीं लगाई गई है, वो बराबर ही कम भी नहीं है ज्यादा भी नहीं है, राइट। हाउ डू यू व्यू द अबोव ट्रांजैक्शन एज ऑडिटर ऑफ माई लिविंग प्राइवेट लिमिटेड? अगर आप माई लिविंग प्राइवेट लिमिटेड के अगर ऑडिटर होते तो इस ट्रांजैक्शन को किस तरह से देखते? क्या लगता है ऑडिटर साहब, बोलो। ये ट्रांजैक्शन तो आर्म्स लेंथ प्राइस पे हुआ है, तो नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में ही गिना जाएगा। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, राइट। ओके, हर्ष तुम्हारा क्या व्यू है? मिनट। क्या बोला, कुछ तुमने क्या था? जरूरत ही नहीं है मशीन की, फिर भी परचेज किया है तो मशीनरी की जरूरत नहीं है, ओवर इंटेंसिव इंडस्ट्री है, फिर भी 1 करोड़ की मशीनरी परचेज की बराबर। तो अनयूजुअल है थोड़ा। कोई स्पेसिफिक है सामने यहाँ पर पड़ा उसमें से कुछ आएगा? Auditor shall determine the whether the underlying circumstances वाला जो पॉइंट है वो वाला। कौन सा? ये लास्ट, ये वाला सेकंड लास्ट। हाँ ओके, यहाँ पर देखिए, ये जो माई लिविंग प्राइवेट लिमिटेड है वो ब्लैंकेट बनाती है, ये फ्लोर कवरिंग्स बनाते हैं, और जो लिविंग वेल प्राइवेट लिमिटेड है वो उसका इंडस्ट्री ही, मतलब उसकी जो कंपनी है उसी में काम क्या होता है कि उसमें लेबर ओरिएंटेड है, लेबर इंटेंसिव है, जबकि मशीनरी की जरूरत इतना नहीं पड़ती और ये डाइवर्सिफाई भी करना नहीं चाहते हैं। और ब्लैंकेट वाला मशीन फ्लोर कवरिंग में चले या ना चले वो भी डिपेंड्स, राइट। तो ये जो ट्रांजैक्शन हुआ, ये जो मशीनरी सेल की गई है वो डाउटफुल लग रहा है कि क्या जरूरत थी इस मशीनरी को सेल करने की या नहीं। तो यहाँ पर कुछ गलत हो सकता है क्योंकि दोनों में ही डायरेक्टर्स कॉमन है। तो रेशनल क्या है यहाँ पर, जो पॉइंट हमने समझा था कि आइडेंटिफाई द सिग्निफिकेंट रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन आउटसाइड द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस। यहाँ पर नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में नहीं है नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में, बट इसकी जरूरत नहीं थी। इसके लिए यहाँ पर ये कंसिडर एक पॉइंट ये दिया है कि द बिजनेस रेशनल ऑफ द ट्रांजैक्शन, उस ट्रांजैक्शन के पीछे का रीजन रेशनल क्या है। ये रेशनल नहीं लग रहा है ना, क्योंकि जरूरत नहीं है उसको कैपिटल की, और वो भी 1 करोड़ का ले लिया। अब तक वो कैपिटल इन्वेस्टमेंट की जरूरत ही नहीं थी, उनको लेबर पर ही डिपेंडेंसी चाहिए, तो फिर वो उन्होंने क्यों लिया वो डाउटफुल लग सकता है। तो माई लिविंग प्राइवेट लिमिटेड के अगर हम ऑडिटर होंगे तो हमें देखना होगा कि ये जो सेल किया है वो बराबर है या नहीं। हो सकता है सिर्फ ऑन पेपर हो, ये जो भी लिविंग वेल प्राइवेट लिमिटेड है उनको 1 करोड़ का खर्चा दिखाना है, मतलब कि कैपिटलाइज कर देंगे पर डेप्रिसिएशन तो हो पाएगा। लिविंग वेल माई लिविंग प्राइवेट लिमिटेड को कोई भी रीजन से वो मशीनरी को कम करना है। कई बार ऐसा होता है कि
कुछ सब्सिडीज चाहिए, कुछ ग्रांट्स चाहिए तो आपके, या फिर कोई स्टेटस स्पेसिफिकली, अगर आपको कोई स्टेटस चाहिए जैसे एमएसएमई में होता है कि आपका प्लांट एंड मशीनरीज में कितना इन्वेस्टमेंट है, उसके बेसिस पर आपको क्लासिफिकेशन मिलते हैं और उसके कुछ बेनिफिट्स मिलते हैं। तो कई बार वो इन्वेस्टमेंट को कम करने के लिए, वो दिखाने के लिए, ऐसा ऑन पेपर बुक्स में दिखाने के लिए ऐसा हो सकता है कि वो किसी को सेल कर दिया है, या फिर वो इन्वेस्टमेंट एक्चुअली उनका है ही नहीं, ऐसा दिखा दे। समझ में आ रहा है? उल्टा भी हो सकता है कि भाई लिविंग वेल को कुछ बेनिफिट चाहिए, उसके लिए ऐसा किया गया हो कि उसमें भी कुछ प्लांट एंड मशीनरी के इन्वेस्टमेंट होना चाहिए, तो वो आगे इन्वेस्टमेंट मिल सके या फिर लोन वगैरह मिल सके, ऐसा कोई भी रीजन हो सकता है। तो उस वजह से एक्चुअल में ट्रांसफर हो या ना हो ऐसा जरूरी नहीं है, पता ना भी चले, बट एक्चुअली सिर्फ ऑन पेपर दिखा देंगे ताकि दोनों में से किसी एक को या फिर दोनों को कुछ भी बेनिफिट मिल रहा हो, ऐसा हो सकता है। ऐसे कुछ अरेंजमेंट हो सकती है, तो फ्रॉड मिसस्टेटमेंट के चांसेस वहां पर रहेंगे। ये आंसर दिया है पेज नंबर 5.35 पर। In respect of significantly related party transaction outside the normal course of business of an entity, it is the responsibility of the auditor, in accordance with SF 550, to evaluate the business rationale or lack thereof of transaction that may have been entered into indulge in fraudulent financial reporting or conceal misappropriation of assets. ये रेशनल क्या है, उस ट्रांजैक्शन के पीछे का रीजन क्या है, वो हमें कंसिडर करना होगा कि उससे कुछ पता चल सकता है, राइट? The auditor has to seek to understand the business rationale of such a transaction from a related party's perspective. Related party के perspective से चेक करना है कि क्या वो जरूरत थी या नहीं. It would help him understand the economic reality of such a transaction and why it was carried out. यहाँ पर हम ऑडिट जो है वो माई लिविंग का कर रहे हैं, बट भी हम लिविंग वेल जो भी था, जो फ्लोर कवरिंग्स बनाते थे, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे कि क्या उनको वो जरूरत थी। हर बार इतना इजी नहीं होता प्रैक्टिकली चेक करना कि उनको जरूरत थी या नहीं, बट अगर कोई भी ऐसी हिंट, कोई भी ऐसी चीजें पता चलती है, तो हमें प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म मेंटेन करके क्वेश्चंस पूछने हैं, उसके रिगार्डिंग ऑडिट एविडेंसेस हमें लेने चाहिए। In the given situation, there is no primary rationale for such a transaction. Living Well Private Limited does not manufacture blankets, and the purchase of part of old machinery pertaining to blanket manufacturing has no rationale for it primarily. ब्लैंकेट तो वो बनाते नहीं है, और ब्लैंकेट रिलेटेड मशीनरी का परचेस करना वो रेशनल नहीं है। बट एक्चुअली ये डिफिकल्ट पॉइंट है मेरे हिसाब से, क्योंकि ब्लैंकेट वाला मशीन फ्लोर कवरिंग्स में यूज हो पाए या ना हो पाए, हाउ कैन वी नो, राइट? मतलब कपड़े के रिगार्डिंग ही है, तो सेम मशीनरी यूज हो सकती होगी। समझ में आ रहा है? मुझे नहीं लगता कि वो हमें मशीनरी से हम जज कर पाते हैं। नहीं नहीं। नहीं, हम जनरली मशीन नॉट देख के पॉसिबल। थोड़ी ना जज कर पाएंगे कि इसमें क्या बन सकता है या फिर क्या नहीं बन सकता। मतलब सेम मशीनरी यूज हो सकती है ना फॉर ब्लैंकेट एज वेल एज फ्लोर कवरिंग। हाँ, मतलब ऐसा कुछ होता कि भाई ये जो ब्लैंकेट बनाती है वो मशीनरी ने रेस्टोरेंट को बेच दिया, कोई होटल वाले को बेच दिया, तो वो लाइक डायरेक्टली पता चल रहा है कि नहीं हो सकता। बट ब्लैंकेट वालों ने फ्लोर कवरिंग वाले को, तो वो शायद हो भी सकता है। तो क्वेश्चन में से इतना डायरेक्टली हमें ये पॉइंट मेरे हिसाब से नहीं पता चलेगा, पर उन्होंने दिया, ठीक है। पर हाँ, वो चीज ज्यादा बेटर लगती है कि वो हम बताए कि भाई कैपिटल इंटेंसिव है तो उसको, सॉरी लेबर इंटेंसिव है तो उसको क्यों कैपिटल की जरूरत है, मशीनरी उनको चाहिए ही नहीं। और तो और स्पेसिफिकली लिखा है कि वो डाइवर्सिफाई भी नहीं करना चाहते, तो फिर वो मशीन क्यों बेचे, वो ज्यादा रेशनल पॉइंट रखता है। A business rationale from the related party's perspective that appears inconsistent with the nature of its business may represent a fraud risk factor. तो यहाँ पर ये rational मैच नहीं हो रहा है, तो उस केस में हम ऐसा कह सकते हैं कि ये कुछ गलत हो सकता है, राइट? फ्रॉड रिस्क फैक्टर यहाँ पर हमें कंसिडर करना होगा। इजी समझ में आ रहा है? कोई भी डाउट नहीं है ना? यस सर। नो नो। तो यहाँ पर हमारे सारे टेस्ट और अंडरस्टैंडिंग के भी क्वेश्चन हो जाते हैं, और ये जो टेस्ट और नॉलेज के क्वेश्चंस थे, राइट, वो भी सारे यहाँ पर कवर अप हो जाते हैं। रिलेटेड पार्टीज के रिलेटेड एक नवंबर 24 में क्वेश्चन पूछा है, वो देखते हैं।
नवंबर 24 में क्वेश्चन 5A पूछा गया है 5 मार्क्स में, तो आप रेफरेंस दे दीजिएगा रिलेटेड पार्टीज का है। नवंबर 24 के पेपर में पूछा है क्वेश्चन 5A, राइट। PQR Limited is engaged in the business of construction and real estate, having various projects across the state. जो PQR Limited है वो कंस्ट्रक्शन एंड रियल एस्टेट बिजनेस में है। Messrs. ST and Company Chartered Accountants have been appointed as the statutory auditors. Messrs. ST and Company जो Chartered Accountants हैं वो as a statutory auditors appoint किए गए हैं। CAT, an engagement partner who leads engagement team during the preliminary verification, identified a few agreements entered by PQR Limited. CAT जो engagement partner है उन्होंने preliminary verification जो देख रहे थे कि भाई क्या क्या हो सकता है रिस्क वगैरह, तो तब उनको देखा कि कुछ एग्रीमेंट्स जो है वो उन्होंने कंसिडर किए for the provision of services to some parties under terms and conditions that are outside PQR Limited's normal course of business. कुछ एग्रीमेंट्स ऐसे लगे कि जो नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में होते थे उनसे कुछ अलग, कुछ ज्यादा बेनिफिट्स या कुछ कम, कुछ अलग प्राइसेस ऐसे दिखे, suggestive of the indication about existence of a related party transactions that management has not previously disclosed to the auditor. ऐसा लगा कि ये सारी चीजों के बारे में मतलब कि ये जो भी आउट नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस से कुछ अलग है, वहां पर रिलेटेड पार्टी रिस्क हो सकता है, रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस हो सकते हैं, वो रिलेटेड पार्टीज हो सकती है जो पहले नहीं बताया था, अनडिस्क्लोज्ड था, तो उसके ऐसी सिचुएशन है। Highlight the aspects that Messrs. ST and Company shall consider on identification of previously undisclosed related party transactions with reference to the relevant standards on auditing. हमें यहाँ पर हाईलाइट करनी है कि क्या क्या एस्पेक्ट्स को हमें कंसिडर करना है जब भी हमें आइडेंटिफाई करना है प्रीवियसली अनडिस्क्लोज्ड, जो पहले हमें नहीं बताया गया था कि भाई ये रिलेटेड पार्टीज है, रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन है, तो वो अब हमें पता चले है, तो उसके बारे में हमें क्या क्या पॉइंट्स हमें कंसिडर करने हैं वो यहाँ पर हम देखेंगे, राइट। इसका आंसर देखते हैं। थोड़ा सा हमें यहाँ पर ये जो चैप्टर था उसमें समझाया है, पर सारे के सारे पॉइंट्स वो उसी SF 550 के समरी में से नहीं लिए गए हैं, दूसरे और भी पॉइंट्स ऐड किए हैं। यहाँ पर ये जो पॉइंट्स है, राइट, कि आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रीवियसली आइडेंटिफाइड और अनडिस्क्लोज्ड रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन है, उसको तो हम कंसिडर करेंगे। स्पेसिफिकली आप यहाँ पर ये नवंबर 24 के क्वेश्चन का रेफरेंस ले सकते हैं, राइट, ये उसके रिलेटेड पॉइंट है। As per SF 550, related parties, Messrs. ST and Company could take the following steps upon identifying previously undisclosed related party transactions. Verify whether the circumstances substantiate to the existence of such transaction. क्या वो circumstances ऐसी है कि जिससे पता चले कि वे ये transactions होने चाहिए, बराबर है, substantiate करते हैं या नहीं। Ensure timely communication of the relevant information to all members of the engagement team. Engagement team को सभी को बता देंगे कि भाई ये undisclosed related parties है, इसके transaction खास अच्छे से ध्यान से देखिएगा। Confirm that appropriate substantive audit procedures have been conducted. इसके regarding substantive procedure जो जरूरी है, उसके invoices हम ज्यादा देख सकते हैं, external confirmation just for the purpose of documentation हम ले सकते हैं, उसके ऊपर रिलाई नहीं कर सकते, सिर्फ उसके ऊपर रिलाई नहीं कर सकते, इनवॉइसेस देखेंगे, अगर वो सेल किया है तो इनवॉइसेस भी देखेंगे, डिसबर्समेंट रिपोर्ट भी देखेंगे, सिक्योरिटी पर्सन ने जो भी रजिस्टर बनाए वो भी हम देख सकते हैं, ताकि पता चले कि एक्चुअल में वो ट्रांजैक्शन हुआ है या नहीं। ई-वे बिल भी देख सकते हैं, चालान भी देख सकते हैं, जीएसटी में भी जो रिटर्न्स वगैरह फाइल किए उसमें भी अगर डेटा मिलता है तो वहां से भी देख सकते हैं, तो वो सारी चीजें हमें पता चल सकती है, राइट, कि वो जो भी ट्रांजैक्शन है वो जेन्युइन है, बराबर है या नहीं, और वो रिलेटेड पार्टीज है वो नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में हुआ है या नहीं। Inquire why the entities control failed to identify or disclose the related party relationships and transaction. हमें ये इंक्वायर करना है कि भाई एंटिटीज के कंट्रोल ऐसा कैसे हो सकता है कि वो पहले आइडेंटिफाई ना कर पाए, डिस्क्लोज ही ना कर पाए, क्योंकि प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी मैनेजमेंट की है टू आइडेंटिफाई एंड डिस्क्लोज ऑल द रिलेटेड पार्टीज एंड रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन, क्योंकि वो FRF एएस इंडेस में एप्लीकेबल हो जाता है, तो एफएस बनाने की, उसको प्रेजेंट और डिस्क्लोज करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी मैनेजमेंट की है, तो अगर वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रॉपर्ली नहीं बना रहे तो वो उनकी गलती है, तो वो हम उसको इंक्वायर कर सकते हैं, रीजन पूछ सकते हैं। Carry out substantive audit procedure specifically for this newly identified related parties and significant related party transaction. हम substantive procedure करेंगे specifically
ये जो भी न्यूली आइडेंटिफाइड रिलेटेड पार्टीज है उनके रिगार्डिंग की क्या वो सिग्निफिकेंट रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन है या नहीं। रीअसेस रिस्क एसोसिएटेड विद अदर रिलेटेड पार्टीज, क्योंकि अगर हमें एक ऐसी न्यूली अनडिस्क्लोज्ड पार्टी मिली है तो हो सकता है कि और भी बहुत सारे हो, तो इस टाइप की पार्टीज कुछ भी ऐसा पता चल रहा है तो वो हमें इन डिटेल भी देखना रहता है। समझ में आ रहा है? लाइक कंपनीज के केस में डिफिकल्ट होता है, बट पार्टनरशिप फॉर्म जैसा कुछ भी है। कंपनीज के केस में भी डायरेक्टर वगैरह है तो देख सकते हैं, मतलब कि अगर डायरेक्टर के कोई भी फैमिली मेंबर ने अगर कोई भी लोन वगैरह दिया है, कोई भी ट्रांजेक्शन किया है, या फिर पार्टनरशिप फॉर्म में पार्टनर के कोई भी रिलेटिव ने किया है, तो कई बार सरनेम और नेम को हम कंसिडर कर सकते हैं, क्योंकि जो भी पर्सन ने लोन या फिर कोई भी ट्रांजेक्शन किया है अगर उसकी सेम सरनेम है तो, और उसकी वाइफ का नाम है, तो कई बार ऐसा होता है कि वाइफ का नाम, उसके बाद हस्बैंड का नाम और सरनेम होगा, तो हस्बैंड का नाम और सरनेम तो है वो डायरेक्टर में भी है, तो उसके बेसिस पर कंसिडर कर सकते हैं, बट वो हर बार पता चल सके। अगर इंडिविजुअल के साथ किया है ट्रांजेक्शन, वो क्लोज रिलेटिव है और वो रिलेटेड पार्टीज में कहीं पर भी कवर अप होता है, तो वो हम कंसिडर कर सकते हैं। इस तरीके से भी हमें न्यूली नई पार्टीज जो पहले डिस्क्लोज नहीं की थी उसके बारे में पता चल सकता है, तो ऐसे देख सकते हैं। Request management to identify all transactions involving the newly identified related parties. हम मैनेजमेंट को बोलेंगे कि भाई ये जो न्यूली आइडेंटिफाइड एंटिटी है, जो रिलेटेड पार्टी है, उसके बारे में सारे के सारे ट्रांजेक्शंस देखे वो बराबर है या नहीं। If it appears that management intentionally did not disclose such transaction, evaluate the implication for the audit. अगर उन्होंने intentionally नहीं दिखाया, उनका लाइक एटीट्यूड है, मतलब जब भी हम पूछने जाते हैं कि भाई ये रिलेटेड पार्टी है क्यों ऐसा नहीं दिखाया वगैरह सब कुछ, तो कई बार वो उनका जो एक्सप्रेशन है वो काफी सटल है, राइट। हाँ वो है, ठीक है, पता तो था पर मुझे लगा नहीं लगा, मतलब कुछ भी ऐसे बहाने बनाते हैं। हाँ अगर वो ऐसा उनका एक्सप्रेशन ओ वो रह गया, वो रिलेटेड पार्टी में डेफिनेशन में कवर होता है, तो शायद वो जेन्युइन भी हो सकता है, उनका इंटेंशन ना हो ऐसा भी हो सकता है। बट हाँ, कभी भी इंसान को वैसे तो परख नहीं सकते, पता नहीं चल सकता कि वो झूठ बोल रहा है या नहीं। कुछ कभी कभार पता चल सकता है, हर बार पता चले ऐसा जरूरी नहीं है। तो अगर उनका इंटेंशन पता चल रहा है कि भाई वो इंटेंशनली उन्होंने अगर छुपाया, तो हमें देखना होगा कि भाई इंप्लीकेशन ऑन ऑडिट क्या होगी, क्योंकि वो फ्रॉड रिस्क फैक्टर वहां पर बढ़ जाएगा। पर इंटेंशन अनइंटेंशनली से कुछ किया है तो वो इतना रिस्की नहीं है। एरर्स है तो इतना प्रॉब्लमेटिक नहीं है, बट फ्रॉड है तो वो ज्यादा हमें देखना, कंसिडर करना रहता है, राइट। तो ये चीज हमें ध्यान में रखेंगे। समझ में आ रहा है? तो जो भी अनडिस्क्लोज्ड पार्टीज है उसके बारे में ये चीज आई। क्लियर? इसमें कोई भी डाउट? चलिए, तो ये 5 मार्क्स में ये क्वेश्चन पूछा था आपको। एक एमसीक्यू बेस्ड केस सिनेरियो दिया हुआ है 5.24 पर, वो सोल्व करते हैं। इस चैप्टर के जितने भी हमारे एसेस थे वो सारे के सारे कवर अप हो चुके हैं। चैप्टर 5 के जितने भी ऑडिट एविडेंस रिगार्डिंग जितने भी एसेस थे वो सारे के सारे कवर अप हो चुके हैं। अब इसमें कुछ केस सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन है जिसमें उन्होंने एमसीक्यूज भी दिए और थ्योरेटिकल क्वेश्चंस भी दिए हैं, और ये एक इंटीग्रेटेड केस सिनेरियो जिसमें एमसीक्यूज दिए है वो बाकी है, वो हम कवर अप करेंगे। और इसके रिगार्डिंग जितने भी मुझे आईबीएस के क्वेश्चंस भी मिलेंगे वो भी मैं आपको कवर अप करवा दूंगा, ताकि हमारा जो भी ये 500 जो भी हमने देखा, 501 देखा, 505 देखा, 510 देखा, 530 देखा और 550, ये जो 6 एसेस हमने देखे उसका सब कुछ क्लियर यहाँ पर हो जाए, कंप्लीट हो जाए, राइट। तो ये इंटीग्रेटेड केस सिनेरियो है 5.24 पर है। Black and White Limited is into the business of manufacturing ready-made garments in Amritsar. It produces all the raw materials required for its production from Punjab, Himachal Pradesh and J&K. Its sales market, however, covers almost all of the northern parts of the country. ये प्रोडक्शन ये 3-4 स्टेट में करते हैं, बट उनका मार्केट है वो पूरा नॉर्थ पार्ट ऑफ द कंट्री है। CA Anu is the engagement partner of Maheshwari and Company, appointed as the statutory auditor of the company. ये Maheshwari and Company में से CA Anu है, ये इसका ऑडिट करने वाले हैं, वो एंगेजमेंट पार्टनर है।
She calls for a meeting of the engagement team to delegate work and responsibilities. During the audit, the engagement team comes across the following facts. ऑडिट के ड्यूरिंग द ऑडिट कुछ चीजें कुछ फैक्ट्स पता चले. Woolen Private Limited is one of the vendors of the company from which the company has been purchasing wool for many years on a current account basis. But no single purchase has been made in the last 9 months and the outstanding balance stands as it is in the books of account. ये जो Woolen Private Limited है वो one of the vendors है कंपनी का और उनके पास से वुल परचेस करते थे बट पिछले कई सालों से करते थे बट लास्ट 9 मंथ्स में कोई भी ट्रांजैक्शन नहीं हुआ है और जो आउटस्टैंडिंग बैलेंस है वो एज इट इज था जो पहले था वो वही है मतलब कि कुछ भी पेमेंट नहीं किया गया है. CNO wants to confirm the balance and request the CFO of the company for seeking a balance confirmation request to Woolen Private Limited. CNO है उन्होंने कहा कि भाई हम इसको confirmation भेजना चाहते हैं राइट. CFO को रिक्वेस्ट किया to which he refuses and is not willing. CFO ने मना कर दिया और उसकी अब इच्छा नहीं है कि भाई इसको आप नहीं भेज सकते, बस इसको भेजने की जरूरत नहीं है, नहीं भेजने देंगे हम. Second point, the Fashion Jingo Limited is one of the customers of the company and has not replied to CA Anu's positive balance confirmation request sent. ये जो फैशन जिंगो लिमिटेड है ये कस्टमर है, इनको कंफर्मेशन भेजा था बट इसका कोई भी रिप्लाई नहीं आया है और ये पॉजिटिव बैलेंस कंफर्मेशन था. नेगेटिव बैलेंस कंफर्मेशन होता तो उसमें रिप्लाई नहीं आता, वो भी एक रिप्लाई है कि वो एग्री करते हैं राइट. Mr. X, one of the fashion designers, had sold his designs to the company, but owing to a dispute, the contract got cancelled, and now both the parties are under litigation in the local court of law. Mr. X, जिन्होंने अपने डिजाइन है वो कंपनी को सेल किए थे, राइट, बट अब कोई भी रीजन से उन दोनों के बीच डिस्प्यूट हुआ और कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हो चुका. अब ये लिटिगेशन में चल रहा है, कोर्ट में ये केस चल रहा है. The engagement team is guided as to the procedures to be designed and performed to identify this matter. Engagement team को ये गाइड किया गया कि भाई आप प्रोसीजर अच्छे से ये मैटर अच्छे से देखिएगा, इसमें डिजाइन और परफॉर्म अच्छे से कीजिएगा. CNO simultaneously seek direct communication with the company's external legal counsel, sensing the risks of material misstatement. जो CNO है उनको डायरेक्ट कम्युनिकेशन करना है विद द एक्सटर्नल लीगल काउंसिल क्योंकि रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट ज्यादा लग रहा है इन केस ऑफ कंप्लीशन ऑफ लिटिगेशन एंड क्लेम्स. However, it ends up in a vein as the external legal counsel, Mr. Chadda, refuses to comment. पर ये उसका जो भी इच्छा थी उनको जो भी करना था उस वो पानी में फेर गया क्योंकि जो उसके एक्सटर्नल लीगल काउंसिल थे मिस्टर चड्डा उन्होंने मना कर दिया, refused comment. She is unable to obtain sufficient appropriate audit evidence in this regard through alternative audit procedures either. वो कोई और प्रोसीजर करके भी sufficient appropriate audit evidence in this regard नहीं ले सकती है, कोई भी alternative audit procedure possible नहीं है. The team documents all the relevant information with respect to above facts and CA Anu issues the audit report accordingly. CA जो भी टीम है उन्होंने सारी भी इंफॉर्मेशन निकाली, सब कुछ फैक्ट्स वगैरह और CA Anu जो है उन्होंने ऑडिट रिपोर्ट इश्यू कर दिया अकॉर्डिंगली. अब हमें क्वेश्चंस दिए. Fashion Jingo Limited has not responded to CA Anu's request. What would be proper course of action for her in such a situation? Fashion Jingo Limited जिसको ये पॉजिटिव कंफर्मेशन रिक्वेस्ट भेजा था उन्होंने जवाब नहीं दिया तो CA Anu को क्या करना चाहिए? Perform alternative audit procedure, consider it as a negative confirmation, give a qualified opinion, should visit the customer company premises herself and confirm the balance on the spot. क्या करना चाहिए? Substantive procedures. Alternatives. अल्टरनेटिव ऑडिट प्रोसीजर करेंगे कि पॉजिटिव कंफर्मेशन का रिक्वेस्ट का आंसर नहीं मिला है तो पहले तो रिमाइंडर वगैरह भेजेंगे बट फिर भी वो नहीं जवाब दे रहे तो वो अग्री कर रहे हैं या डिसएग्री हमें नहीं पता चल रहा है तो हम परफॉर्म करेंगे अल्टरनेटिव ऑडिट प्रोसीजर. ये जो फैशन जिंगो है वो कस्टमर है तो सब्सिक्वेंटली उसके पास से कुछ रिसिप्ट मिली है या नहीं वो देखेंगे. गुड्स रिस्क नोट वगैरह ऐसा कुछ भी हम डिस्बर्स किया है वो जो भी इश्यू किए हैं जो भी गुड्स वगैरह उसके रिगार्डिंग रिपोर्ट्स वगैरह हम देख सकते हैं. इजी. चलिए. विथ रिस्पेक्ट टू एडवोकेट चड्डा's court's order to CA Anu's request, what she should do?
जो एक्सटर्नल लीगल काउंसिल थे चड्डा, जिन्होंने जवाब नहीं दिया, जिन्होंने मना कर दिया कि भाई मैं आपको कुछ भी कमेंट नहीं करूंगा रिगार्डिंग द कंप्लीशन ऑफ कंप्लीटनेस ऑफ लिटिगेशन एंड क्लेम्स। तो उस केस में उसको क्या करना चाहिए, अनु को क्या करना चाहिए? मॉडिफाई हर ऑडिट ओपिनियन, give an unqualified opinion, give a disclaimer of opinion और withdraw from his engagement। और यहाँ पर ये भी बताया था कि वो अल्टरनेटिव ऑडिट प्रोसीजर भी नहीं कर सकते। She is unable to obtain sufficient appropriate audit evidence in this regard through alternative audit procedure। क्या करना चाहिए यहाँ पर? डिस्क्लेमर। ओके, मॉडिफाई भी तो कर सकते हैं। मॉडिफाई मतलब तुम है ए और सी दोनों को टिक करोगे या डिसाइड करो। दर्शन डिसाइड करो जल्दी जल्दी, टॉस कर लो, जय माता जी बोल के कोई एक टिक कर दो। Okay, I will go with C. इसीलिए कहते हैं कि कभी कॉपी नहीं करनी चाहिए सी एग्जाम्स में, पूछना नहीं चाहिए किसी को। ये गलत जवाब है। क्या होगा सही जवाब? अपने को ऑडिट एविडेंस ही नहीं मिला तो फिर डिस्क्लेमर नहीं देंगे। ऑडिट एविडेंस नहीं मिला तो क्या हो सकता है वहां पर? पॉसिबल मिसस्टेटमेंट। पॉसिबल मिसस्टेटमेंट किस किस टाइप पे हो सकता है? समझ गया, अपने को मोर जनरल आंसर देना है इसीलिए मॉडिफाई करेंगे बराबर। क्या 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 समझे? जनरल अपने को देना पड़ेगा ना आंसर, अपने को पता नहीं है कि परवेसिव है कि नहीं है तो मॉडिफाई करेंगे, ऐसा बोलना है। बराबर, क्योंकि हमें नहीं बताया कि ये परवेसिव है या नहीं। तो मटेरियल एंड परवेसिव भी हो सकता है, मटेरियल बट नॉट परवेसिव भी हो सकता है। सो करेक्ट आंसर वुड बी मॉडिफाई हर ओपिनियन। जनरल कहेंगे, हमें जब नहीं पता है तो हम सीधा डायरेक्टली जज नहीं कर सकते कि ये डिस्क्लेमर ही होगा। और वो सिर्फ एक ही मैटर हो सकती है, क्वालिफाइड ही देंगे, शायद वो परवेसिव ना भी हो, शायद परवेसिव हो भी, पता नहीं है। अगर यहाँ पर क्वालिफाइड भी, ये अनक्वालिफाइड तो नहीं आएगा वो पता चल गया। अगर यहाँ पर क्वालिफाइड होता स्टिल आंसर वुड बी ए। समझ में आ रहा है? एडवर्स होता स्टिल आंसर वुड बी मॉडिफाई द ओपिनियन, क्योंकि एडवर्स तो नहीं आएगा क्योंकि हमें एविडेंस ही नहीं मिला है, वो एक्सटर्नल लीगल काउंसिल ने मना कर दिया और उस रिगार्डिंग और कोई प्रोसीजर नहीं कर सकते हम। सो मॉडिफाई द ओपिनियन। दर्शन समझ में आया? हाँ सर, सही तो था मेरा। तो वही तो मैंने बोला ना कि सीए फाइनल में आपको नहीं करना चाहिए कॉपी, किसी को नहीं पूछना चाहिए, खुद के ऊपर ट्रस्ट रखो। हम्म। पर वो भी कंफ्यूजन भी सही नहीं है ना, ये भी और ये भी, वो तो हम एमसीक्यूज में नहीं कर सकते। चलिए, what should be CANO's first and foremost response in the case of request made relating to balance confirmation from Woolen Private Limited? उन्होंने सबसे पहले ये जो वुलन प्राइवेट लिमिटेड का बताया कि जो वेंडर है उसके पास से काफी सालों से परचेस करते थे, बट 9 मंथ्स में कोई भी परचेस नहीं किया गया है, आउटस्टैंडिंग बैलेंस है वो एज इट इज है, पर सीएफओ ने मना कर दिया उनको कंफर्मेशन रिक्वेस्ट भेजने से। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे? सबसे पहले क्या करेंगे? परफॉर्म अल्टरनेट ऑडिट प्रोसीजर्स, withdraw from the engagement, communicate with TCWG telling the effects on his audit opinion, inquire as to the reasons behind the management's response and seek audit evidence as to its validity and reasonableness। क्या करेंगे? ऑप्शन डी। ओके,
क्या करेंगे हर्ष? डी लग रहा है। कंफ्यूजन है मतलब अभी? हाँ कंफ्यूजन तो है ए और डी में। क्वेश्चन अच्छे से पढ़ो। हाँ फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट रिस्पॉन्स है मतलब डी आएगा। हमें फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट रिस्पॉन्स पूछा है। सबसे पहले क्या करेंगे? सबसे पहले हम इंक्वायर करेंगे मैनेजमेंट को कि भाई वो क्यों मना कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर हमें रीजंस नहीं दिए कि क्यों। सीएफओ की अनविलिंगनेस के बारे में नहीं बताया कि क्यों वो मना कर रहे हैं, सिर्फ इतना पता चला कि भाई 9 मंथ्स में नहीं परचेस हुआ है और बैलेंस एज इट इज है। तो क्या वो डिस्प्यूट चल रहा है, कुछ गलत हो चुका है, कुछ प्रॉब्लम है, उनकी रिलेशन स्ट्रेन हो चुकी है, तो वो क्या है रीजन, वो हमें समझना है। तो सबसे पहले इंक्वायर करेंगे कि भाई जो भी रीजंस क्या है और उसके पीछे के एविडेंसेस हम है वो कलेक्ट करेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे? रिस्क असेसमेंट के ऊपर उसकी इम्पैक्ट क्या आएगी और फर्दर ऑडिट प्रोसीजर कैसे करें, मतलब कि जो दूसरी प्रोसीजर है उसके ऊपर क्या इम्पैक्ट आएगा। एंड थर्ड हम क्या करेंगे? अल्टरनेटिव ऑडिट प्रोसीजर्स करेंगे। अगर वो रीजंस हमें रिजनेबल नहीं लग रहे या फिर अल्टरनेटिव ऑडिट प्रोसीजर नहीं कर सकते हैं, तो हम ये टीसीडब्ल्यूजी को कम्युनिकेट भी करेंगे और उसके बाद शायद मॉडिफाइड ओपिनियन देना होगा तो देखेंगे। पर सबसे पहले तो क्या करना है? इंक्वायर करना है और ऑडिट एविडेंसेस हमें कलेक्ट करने हैं। ये विड्रॉ फ्रॉम द एंगेजमेंट नहीं कर सकते इसके रिगार्डिंग, सिर्फ एक प्रोसीजर के लिए नहीं कर सकते। कुछ भी डाउट? नो नो। चलो लास्ट क्वेश्चन। Which of the following procedures will not be performed by the engagement team as audit procedure while dealing with the case of Mr. X? Mr. X जो थे, जो फैशन डिजाइनर थे, उन्होंने डिजाइन सेल की बट दोनों के बीच कुछ प्रॉब्लम हो गई और कैंसिल हो गया कॉन्ट्रैक्ट। अब ये लिटिगेशन में चल रही है दोनों की मैटर जो है। तो यहाँ पर क्या करेंगे? इंक्वायरी ऑफ मैनेजमेंट, इंक्वायरी ऑफ मिस्टर एक्स, रिव्यूइंग मिनट्स ऑफ सॉरी, यहाँ पर क्वेश्चन है will not be performed. Which of the following procedures will not be performed by the engagement team as audit procedure? So, inquiry of management, inquiry of Mr. X, reviewing minutes of meetings, and reviewing legal expense account. सी ऑप्शन। ये इंक्वायरी ऑफ मिस्टर एक्स तो मैनेजमेंट को पूछ के ही करेंगे ना, डायरेक्टली थोड़ी करेंगे। हाँ लेकिन बी ऑप्शन बरोबर। हाँ भाई। ऐसे 501 में हमने लिटिगेशन एंड क्लेम्स में देखा था कि हम 3 प्रोसीजर कर सकते हैं। इंक्वायरी ऑफ मैनेजमेंट कर सकते हैं, मिनट्स ऑफ मीटिंग्स भी चेक करेंगे क्योंकि उनसे भी पता चल सकता है कि स्टेटस क्या है, राइट। तो मिनट्स ऑफ मीटिंग्स हम देखेंगे और लीगल एक्सपेंस अकाउंट को देखेंगे। बट सीधा मिस्टर एक्स, वैसे भी मिस्टर एक्स को हम मैनेजमेंट थोड़ी अलाउ करेगा। सी मिस्टर एक्स एक्सटर्नल लीगल काउंसिल नहीं है, उनको हम पूछ के मिल सकते हैं। बट यहाँ पर तो जो डिस्प्यूटेड पार्टी है जिसके साथ झगड़ा हुआ है उन्हीं को मिलने की बात कर रहे हैं, तो वो तो थोड़ी ना क्लाइंट अलाउ ही करेंगे। ये मिस्टर एक्स उनके एक्स हो चुके हैं, उनके साथ मिलने की बात हो रही है, तो उनको तो वैसे भी हम इंक्वायरी नहीं कर सकते, वो तो पॉसिबल नहीं होगा। हाँ मिस्टर एक्स अगर एक्सटर्नल लीगल काउंसिल हो तो चड्डा को मिल सकते हैं, बट ये मिस्टर एक्स को नहीं मिलने देंगे कभी भी। समझ में आ रहा है? तो ये ऑप्शन बी आएगा, राइट। इजी। यस यस। समझ में आ गया ना दोनों को? कुछ भी डाउट है इसमें क्वेश्चन में? नो सर। हर्ष कुछ डाउट? नो सर। ओके, तो हम यहाँ तक रखते हैं अपना ये सेशन। कल जो लेक्चर रखेंगे तो उसमें एडवाइजेबल है कि आप थोड़ा सा ये पूरे के पूरे जो एसएस की उसकी समरी एक बार रीड करके आए, ताकि जो हम क्वेश्चंस करेंगे जिसमें सारे के सारे एसएस कवर अप होंगे तो वो थोड़ा सा इजीली समझ में आ जाएगा। क्लियर?